वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बुक का चैप्टर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। क्यों है? क्योंकि देखो इसमें हम पढ़ने वाले ह्यूमन बींग्स के बारे में, यानी कि आपके, मेरे और हम सब के बारे में काफ़ी कुछ हम इस चैप्टर से जानने वाले हैं। चैप्टर को पढ़ने के बाद तुम्हें पता चलेगा कि इस सोसाइटी में हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है एंड हमारी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। ठीक है, तो अगर हम अपनी एजुकेशन पे ध्यान देंगे, अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान रखेंगे, तो हम कौन बन जाते हैं? हम एक ह्यूमन कैपिटल बन जाते हैं। तो वो सब कैसे होता है कि हम ह्यूमन बींग इतने वैल्यूएबल बनते हैं सोसाइटी के लिए, वो आप इस चैप्टर से समझोगे। क्या नाम है चैप्टर का? ह्यूमन कैपिटल की फॉर्मेशन। तो ह्यूमन कौन है? हम सब। ह्यूमन कैपिटल में ट्रांसफॉर्म कब होंगे? जब हम अपनी हेल्थ और एजुकेशन का ध्यान रखेंगे, एजुकेशन अच्छे से लेंगे, हेल्थ का ध्यान रखेंगे, तो तब एक ह्यूमन बींग कैपिटल में फॉर्म हो जाता है। कैसे होता है डिटेल में तो चैप्टर में ही बताऊंगी। और ये जो फॉर्मेशन हो रहा है ह्यूमन का ह्यूमन कैपिटल में, यही सब आप इस चैप्टर में जानने वाले हो कि कैसे एक ह्यूमन बीइंग जो है एक ह्यूमन कैपिटल में तब्दील होता है, ट्रांसफॉर्म होता है। तो अपने बारे में ही पढ़ना है बेसिकली इस चैप्टर में। तो चलो, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, शुरू करते हैं चैप्टर का डिटेल एक्सप्लेनेशन। ऐसे ही अगर आपको बाकी इंडियन इकोनॉमिक्स के चैप्टर पढ़ने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन है, आप जाके सारे चैप्टर्स पढ़ सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर नाउ। तो जैसे ही चैप्टर स्टार्ट होता है, सबसे पहले हमें बताया गया है कि आपको कभी तुमने सोचा है कि ह्यूमन बीइंग इतने अच्छे से इवॉल्व कैसे कर पाए? इवॉल्व मतलब तुम सोचो गाइस कि इतनी सारी स्पीशीज़ हैं हमारे अर्थ पे, बट ह्यूमन बींग्स का इवोल्यूशन सबसे ज़्यादा हुआ है। अगर आप बहुत पुराने ज़माने से देखो, फ्लैशबैक पुराना चले जाओ, अर्ली एजेस में जब अर्ली मैन हुआ करते थे, तब उन्होंने इन्वेंशन करा किसका? फायर का। ठीक है, उसके बाद व्हील का इन्वेंशन हुआ और उसके बाद अलग अलग लैंग्वेजेस डेवलप हुई। हर सेंचुरी में नया से नया इन्वेंशन आया। आज के समय की अगर आप बात करोगे तो हर दिन हमारे पास नई टेक्नोलॉजी आती है जो हमारी लाइफ को ईजी बना रही है। इतनी सारी जो डिजीजेस जिनका पहले ज़माने में इलाज नहीं होता था, उनका अब इलाज निकल के आ रहा है। तो टेक्नोलॉजी की फील्ड में लो एंड वेरियस फील्ड्स में आज के समय पे ह्यूमन बीइंग इवॉल्व कर रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हैं और उन्हें अडाप्ट कर रहे हैं। ये सब सिर्फ ह्यूमन बींग्स ही क्यों कर पा रहे हैं? कभी सोचा है? इतनी सब सारी स्पीशीज़ हैं अर्थ पे, सिर्फ ह्यूमन बीइंग इतना इवॉल्व क्यों हो रहा है? क्योंकि गाइस हमारे पास जो है ना एक अलग टाइप की खासियत, एक अलग टाइप की पावर होती है, इस वजह से हम ये सब कर पा रहे हैं। इसी के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है कि क्यों ह्यूमन बीइंग इतना अच्छे से इवॉल्व कर पा रहा है। तो वो कौन सी पावर है हमारे पास? कौन सी सुपर पावर ऐसी है हमारे पे कि हम इतने अच्छे से इवॉल्व हो रहे हैं? सीधा बुक में आंसर गिवन है हमारे को। क्या पावर है वो? कैपेसिटी टू स्टोर एंड ट्रांसमिट नॉलेज। कि हमारा जो ब्रेन है ना, और हम ह्यूमन बींग्स के पास एक कैपेसिटी है नॉलेज को स्टोर करने की अपने दिमाग में, कि हम चीज़ों को समझ सकते हैं, ग्रास्प कर सकते हैं और उसे अपने दिमाग में स्टोर कर सकते हैं। और सिर्फ स्टोर ही नहीं कर सकते कि हाँ हमारी नॉलेज बस हमारे तक सीमित है, नहीं, हम वो दूसरों को ट्रांसमिट भी कर सकते हैं। कोई जैसे नई स्किल सीखी है, आप चाहो तो वो किसी और को सिखा सकते हो। ठीक है, आप किसी और को उस ट्रेन करके वो चीज़ सिखा सकते हो। तो हम ह्यूमन बींग के पास क्या कैपेसिटी है कि सिर्फ हम अपने दिमाग में नॉलेज नहीं डालते हैं, हम दूसरों को भी सिखा सकते हैं। जैसे ये लेक्चर चल रहा है, हमारी बुक में जितनी भी नॉलेज स्टोर्ड है, मैं आपको समझा रही हूँ, हम कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं, मैं आपको कुछ बात बता रही हूँ, आप उस बात को सुन रहे हो एंड आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ पा रहे हो। आई एम ट्रांसमिटिंग नॉलेज हियर। ठीक है, और आप उसको अपने दिमाग में स्टोर कर रहे हो। यही तरीका है जिससे ह्यूमन बींग आज तक इतना इवॉल्व हुए हैं। ह्यूमन बींग के पास ये भी पावर है कि वो नई नई चीज़ों को समझ के अपने दिमाग में बिठाते हैं एंड ऐसी ऐसी सोर्सेज भी हैं जिससे हम उस नॉलेज को दूसरे जनों में, पूरे मासेज में अपने ट्रांसमिट कर पाते हैं। दिस इज़ आवर पार्ट। अब बट धीरे धीरे ह्यूमन बींग्स को समझ में आया, अगर इस स्टोरिंग कैपेसिटी को हमें अच्छा रखना है, इस ट्रांसमिट कैपेसिटी को हमें अच्छा करना है, तो हमें अपनी ट्रेनिंग और अपनी स्किल्स पे ध्यान देना होगा। यानी कि हमें ट्रेनिंग करनी पड़ेगी अपने हर काम को एफिशिएंटली करने के लिए, जो आप स्कूल्स में लेते हैं। आप सब लोग स्कूल जाते हैं, वहाँ आपको ट्रेन करा जाता है, वहाँ आपको एजुकेशन प्रोवाइड करी जाती है। देयर आर ट्रेनिंग सेंटर्स जो अलग अलग टाइप की स्किल्स सिखाते हैं। तो धीरे धीरे जो है ह्यूमन काइंड को ये भी समझ में आ चुका है कि ये कैपेसिटी जो हमारी है, इस कैपेसिटी को अच्छे से यूज़ करने के लिए वी ऑल्सो नीड ट्रेनिंग। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था इस चैप्टर का। इससे आपको समझ में आ गया हाँ हमारे पे ये पावर है कि हम नॉलेज स्टोर कर पाएँ और सब तक ये नॉलेज फैला पाएँ। ये पावर हमारे पास है, उसके लिए हमें ट्रेनिंग की ज़रूरत है। चलो आगे चलते हैं इस चैप्टर में। अब इस चैप्टर में हमें एजुकेशन के फ़ायदे बताए गए हैं, क्योंकि एजुकेशन एक ह्यूमन को ह्यूमन कैपिटल बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो सबसे पहले एजुकेशन के बेनिफिट हमारी बुक में कैसे समझाया गया है वो समझो। हमें कहा गया है कि आप इमेजिन करो कि एक जगह है, कंस्ट्रक्शन साइट है, वहाँ पे कोई बिल्डिंग बन रही है। ठीक है, अब वहाँ पे कितने सारे वर्कर्स काम कर रहे होंगे? बहुत सारे वर्कर्स होंगे। उनमें से कुछ वर्कर होंगे जिनके लेबर स्किल, यानी कि जो वो काम कर रहे हैं, ठीक है, उसकी जो है पैसे उनको ज़्यादा मिलेंगे, और कुछ ऐसे होंगे
उनके पैसे जो है उनको कंपैरेटिवली उतने ज़्यादा नहीं मिलेंगे। मतलब कहने का ये है कि वहाँ वर्किंग साइट पे कंस्ट्रक्शन चल रही है, कोई बिल्डिंग बन रही है भैया, वहाँ फाउंडेशन रखी जा रही है, ब्रिक्स सीमेंट ये पड़ा है, इतना सारा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए पूरा का पूरा रॉ मटेरियल सब है वहाँ पे। और वहाँ कितने सारे वर्कर होंगे, कुछ होंगे मेसन्स, मिस्त्री, मजदूर, ठीक है, वो वर्कर जो वहाँ पे पूरी बिल्डिंग बनाने का काम कर रहे हैं। कुछ वहाँ पे ऑर्गेनाइजर्स भी होंगे जो देख रहे होंगे अच्छा अब सीमेंट चाहिए, अब ब्रिक्स चाहिए, वो सब कुछ ऑर्गेनाइज कर रहे होंगे। कुछ सुपरवाइज़र होंगे जो सबके ऊपर नज़र रख रहे होंगे, ठीक है। कुछ होंगे आर्किटेक्ट्स जिन्होंने पूरा जो कह सकते हो आप ब्लूप्रिंट रेडी हो करा होगा कि कैसा बनेगा पूरा का पूरा जो बिल्डिंग है। कुछ सिविल इंजीनियर्स भी होंगे, ठीक है, जो पूरा प्लान देखेंगे एंड दे विल चेक द किस तरीके से बिल्डिंग बन रही है एंड सब कुछ उनकी देखरेख में हो रहा होगा, उन्होंने ही सब कुछ प्लान करा होगा। तो इस तरीके से इतने सारे लोग उस वर्किंग साइट पे काम कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा पैसा किसे मिल रहा होगा? ऑब्वियसली जो आर्किटेक्ट हैं और जो सिविल इंजीनियर्स हैं, ठीक है, उनको सबसे ज़्यादा पैसा मिल रहा होगा। कंपैरिजन करें अगर हम सुपरवाइजर्स और कोऑर्डिनेटर से और जो है अगर आप लेबर से कंपैरिजन करोगे, वो जो हम मिस्त्री मजदूर हैं उनका कंपैरिजन आप सिविल इंजीनियर से कीजिए। सिविल इंजीनियर को ज़्यादा पैसे मिल रहे होंगे या उन लेबर को एक दिन का? ऑब्वियसली वो जो सिविल इंजीनियर वहाँ पे काम कर रहे हैं उन्हें ज़्यादा पैसा मिल रहा होगा अपना काम करने का। क्यों? क्योंकि एजुकेटेड इंसान की लेबर स्किल हमारी सोसाइटी में गाइस ज़्यादा है। ये क्लियरली मेंशन है हमारी बुक में। और आपने देखा भी होगा काफ़ी सारी फील्ड्स में ऐसा हमने देखा है कि लेबर भी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, सिविल इंजीनियर ने भी बहुत सारी मेहनत करी है, बट पैसा किसे ज़्यादा मिल रहा है? सिविल इंजीनियर को, लेबर को, मिस्त्री मजदूर जी को। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि दे आर नॉट एजुकेटेड, वो एजुकेशन वाला टास्क नहीं कर रहे और वहाँ हुआ है एजुकेशन वाला टास्क। तो लेबर स्किल जो एजुकेटेड इंसान की होती है वो ज़्यादा होती है, इसलिए अगर कोई ह्यूमन बींग एजुकेटेड होगा तो वो ज़्यादा कमाई कर सकता है। तो ये पहला बेनिफिट है एजुकेशन का। ऐसा नहीं है कि जिनके पास एजुकेशन नहीं है वो नहीं कर सकते, ऑब्वियसली आज के समय में तो कुछ भी पॉसिबल है, ठीक है। बट अभी हम ओवरऑल देख रहे हैं गाइस, ठीक है, अभी हम मेजॉरिटी का लेते हुए देख रहे हैं कि नहीं, मेजॉरिटी में अगर हम रियल वर्ल्ड में देखें एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, ठीक है, बट वैसे अगर देखा जाए तो येस, जिस पे एजुकेशन ज़्यादा है, अच्छे हाईली क्वालिफाइड डिग्री एजुकेटेड होते हैं तो उनको कंपैरेटिवली ज़्यादा पे मिलती है, ये हमें बताया गया है। अब एजुकेशन का बस यही फ़ायदा नहीं होता है कि आपको ज़्यादा सैलरी मिलेगी, आपको ज़्यादा अर्निंग कैपेसिटी मिल जाएगी, आप ज़्यादा कमाई करोगे, उसके अलावा भी काफ़ी बेनिफिट्स होते हैं एजुकेशन के। दूसरा बेनिफिट ये बताया कि जो इंसान एजुकेटेड होता है वो सोसाइटी में प्राइड के साथ रहता है। प्राइड यानी उनके मन में कॉन्फिडेंस होता है, वो सेल्फ कॉन्फिडेंट रहते हैं। इसको मैं अब ये कैसे मतलब हुआ कि एजुकेटेड इंसान कॉन्फिडेंट रहता है, मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। आप इमेजिन करो कि एक बैंक है, ठीक है, बैंक में आपने कभी देखा है कि कुछ लोग जैसे कोई अनएजुकेटेड हों और उनको जो है अगर कुछ स्लिप भरनी हो पैसे विड्रॉ करवाने के लिए या कुछ उनको कोई भी डिटेल्स फिल करनी हो तो कई बार वो डर जाते हैं। इवन तो हम सबको ना उनकी मदद करनी चाहिए, अगर कभी भी ऐसा हो तो हमेशा हमें उन लोगों की मदद करनी चाहिए, बट वो लोग पता है वो घबराते हैं किसी से भी हेल्प मांगने में कि वो एजुकेटेड नहीं है, उन्हें नहीं पता वो फॉर्म कैसे फिल करना है या फिर वो स्लिप कैसे फिल करनी है। तो वो क्या देखते हैं कि यानी मैं किससे मदद मांग सकता हूँ, और उसमें उन्हें थोड़ा घबराहट होती है कि मैं किससे पूछूँ, आप मेरी हेल्प कर दो। या अगर वहाँ सामने बैठे हुए एम्प्लॉय उनसे कुछ थोड़े टेक्निकल टर्म बोल दे जो उन्हें समझ में नहीं आ रही है तो भी वो घबरा जाते हैं, बिकॉज दे आर नॉट एजुकेटेड। तो उन्हें लगता है अब हम क्या करें, अब वो किसी और पे डिपेंडेंट है मदद लेने के लिए, वो किसी को बोलेंगे कि आप प्लीज़ हमारी फिल कर दीजिए स्लिप, ठीक है, लोग कर भी देते हैं, बट फिर भी उस इंसान को इमेजिन करो जो एजुकेटेड है, वो जाएंगे बैंक में अपना स्लिप फॉर्म फिल करके अपना जो भी काम है वो करवा लेंगे और आ जाएंगे, ठीक है। वहीं पे जो अनएजुकेटेड है वो डरे थोड़ा सा, उन्हें घबराहट हुई कि अब मैं किससे पूछूं, ठीक है, उन्हें दूसरों पर डिपेंडेंट रहना पड़ा, अगर वो घबराए भी नहीं तो उन्हें डिपेंडेंट रहना पड़ा। तो यस, जो लोग जो है एजुकेटेड होते हैं वो सोसाइटी में सेल्फ कॉन्फिडेंस और रिस्पेक्ट के साथ रह पाते हैं, ठीक है, खुद से उनको लगता है कि हम ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, इसलिए जो है ऑब्वियसली एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट 2 फीचर्स हमें एजुकेशन के बेनिफिट के क्या बताएं भाई। एजुकेशन ना, सोसाइटी में कोई बदलाव आ रहा है, कोई नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, एजुकेटेड लोग उसे जल्दी से अडाप्ट कर पाते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ओवरऑल डेवलपमेंट में पूरे कंट्री का अगर हम देखें लेवल पे, ओवरऑल डेवलपमेंट में एजुकेटेड इंसान जो डेवलपमेंट हो रहा है उसको तेज़ी से बढ़ा देता है। कैसे? कंट्री में जितनी एजुकेशन लेवल बढ़ेगा, जितना लिटरेसी लेवल बढ़ेगा, ऑब्वियसली वो कंट्री उतनी डेवलप होएगी। वहाँ का जो यूथ है, वहाँ के जो लोग हैं, जब वो पढ़े लिखे हैं तो वो अपने उस जो स्किल्स उन्होंने सीखी है उनको अलग अलग जगहों पे इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। वो कोई नई टेक्नोलॉजी भी बना सकते हैं, वो कोई एक अच्छे से पॉलिसी मेकर भी बन सकते हैं जो कंट्री के लिए अच्छी अच्छी पॉलिसीज़ बनाए, वो एक हाईली प्रोफेशनल जो है कोई स्किल
सिखा सकते हैं लोगों को, वो कोई टीचर बन सकते हैं, एनीथिंग लाइक। जितने एजुकेटेड लोग होंगे उतना हमारी सोसाइटी को फ़ायदा होगा। तो देयर आर एंडलेस बेनिफिट्स ऑफ एजुकेशन, इसलिए हमें एजुकेशन को जो है अच्छे से फोकस करना चाहिए। तो यहाँ पे आपको चैप्टर में अभी तक बहुत अच्छे से एजुकेशन का मीनिंग इसलिए समझाया क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे कि जो ये हमारा ह्यूमन कैपिटल होता है ना, एक ह्यूमन बीइंग जो ह्यूमन कैपिटल बनता है उसमें मेजर रोल एजुकेशन का होता है। डन, चलो आगे के टॉपिक पे मूव करते हैं। तो अभी आपको ये भी पता चल चुका है कि ह्यूमन कैपिटल में एजुकेशन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब मैं बार बार ह्यूमन कैपिटल कह रही हूँ, तो एक बार ज़रा एक प्रॉपर सी डेफिनेशन देख लेते हैं ह्यूमन कैपिटल की, जिससे हम ह्यूमन कैपिटल को समझ पाए। तो क्या होता है ह्यूमन कैपिटल, यही है टॉपिक 5.2, व्हाट इज़ ह्यूमन कैपिटल। डन। अब देखो, जैसे एक कंट्री लेवल पे देखते हैं, एक कंट्री में बहुत सारा लैंड है, ठीक है। इंडिया में कितना सारा लैंड है, बहुत सारा लैंड है। तो उस लैंड क्या है, लैंड एक फिजिकल रिसोर्स है, नेचर ने हमें प्रोवाइड करा है। तो उस लैंड को हम कैसे यूज़ कर लेते हैं, लैंड पे एग्रीकल्चर कर लिया, क्रॉप्स उगा ली, वो हमें पैसा दे रहा है, तो वो लैंड बन गया फिजिकल कैपिटल, बिकॉज इट इज़ गिविंग अस प्रॉफिट, ठीक है, इट इज़ अर्निंग अस प्रॉफिट। उसी लैंड पे हमने घर बना दिया, हम वहाँ रह रहे हैं, वहाँ हाउसिंग हो रही है, लोगों को बेनिफिट हो रहा है, प्रॉफिट, ठीक है। उस लैंड पे हमने फैक्ट्री बना दी, फैक्ट्री से प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो लैंड बिकेम अ फिजिकल कैपिटल। जब भी हम किसी फिजिकल रिसोर्स को एक एसेट बना के गुड्स एंड सर्विसेज मैन्युफैक्चर करवाते हैं, उससे प्रॉफिट अर्न करते हैं, तो वो बन जाता है फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल में मशीनरी भी आ जाती है। कोई मशीन है कुछ भी प्रोडक्ट बनाने की, तो वो फिजिकल कैपिटल है। वो मशीन नहीं होगी तो प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे, वो मशीन हमारे को अच्छा सा प्रोडक्ट बना के दे रही है, जो हमें, जिसको बेचने के बाद हमें पैसा मिलेगा। रॉ मटेरियल भी फिजिकल कैपिटल है, रॉ मटेरियल ही नहीं होगा तो हम कैसे अपना आगे का प्रोडक्ट बनाएंगे। तो ये फिजिकल कैपिटल में आ जाती है, रॉ मटेरियल, मशीनरी, लैंड, ये फिजिकल कैपिटल है। बट इन सब फिजिकल कैपिटल को यूज़ कौन करता है, हम ह्यूमन बींग्स। मशीन है, मशीन को यूज़ कौन करेगा, ह्यूमन बींग ही तो यूज़ करेंगे। कौन से ह्यूमन बींग यूज़ करेंगे, जिनके पास स्किल्स है उस मशीन को चलाने की। मशीन बनाई किसने है, किसी एक एजुकेटेड इंसान ने बनाई होगी या किसी एक स्किल्ड इंसान ने बनाई होगी वो मशीन। तो ह्यूमन बींग कौन होते हैं, ह्यूमन कैपिटल। तो एक कंट्री में ये सब चीज़ें फिजिकल कैपिटल में आती है। और ह्यूमन बींग कौन होंगे, ह्यूमन कैपिटल कौन सी होगी, वो ह्यूमन बींग्स जो एजुकेटेड हैं, ठीक है, जिनके पास कोई स्किल है, जिनके पास कोई एबिलिटी है, जिनके पास कोई एक्सपर्टाइज है, किसी भी फील्ड के एक्सपर्ट हैं, वो बनाते हैं कंट्री की ह्यूमन कैपिटल। क्योंकि वो क्या करेंगे, अगर कोई एजुकेटेड इंसान है तो वो क्या करेगा, वो अच्छे से जॉब करेंगे, अच्छा पैसा कमाएंगे, कोई अपना बिजनेस स्टार्ट कर देंगे, कोई शायद कोई अच्छे से साइंटिस्ट बन जाए, नहीं कोई कुछ इन्वेंशंस कर दे, ठीक है, कोई अच्छे से इंजीनियर बन जाए, कोई नई टेक्नोलॉजी जो है कंट्री के लिए और पूरे वर्ल्ड के लिए जो है इन्वेंट कर सकते हैं। देयर आर सो मैनी थिंग दे कैन डू। तो इसीलिए फिजिकल कैपिटल समझ गए, वो एसेट्स जो हमारे को गुड्स एंड मैन्युफैक्चर करके दे रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज, वो फिजिकल कैपिटल में आ जाएगी। और ह्यूमन कैपिटल क्या, वो ह्यूमन बींग्स, एक नेशन के जो एजुकेटेड हैं, जिनके पास एबिलिटीज़ है, जिनके पास स्किल्स हैं, जिनके पास नॉलेज है, वो ह्यूमन कैपिटल में आ गए। सिंपल। एक बार डेफिनेशन देख लो, एग्जाम में डेफिनेशन आ सकती है ह्यूमन कैपिटल की। तो एनसीईआरटी में ये गिवन है, ह्यूमन कैपिटल रेफर्स टू स्टॉक ऑफ स्किल, एबिलिटी, एक्सपर्टाइज, एजुकेशन, नॉलेज इन अ नेशन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। तो अगर एक नेशन की पॉपुलेशन में ये सब क्वालिटीज़ है, तो उस नेशन की पॉपुलेशन की ह्यूमन बींग्स क्या है, ह्यूमन कैपिटल है। फिजिकल कैपिटल क्या होता है, फिजिकल क्या हुआ, फिजिकल कैपिटल रेफर्स टू द एसेट्स विच देमसेल्व्स हैव बीन मैन्युफैक्चर्ड एंड आर यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कि फिजिकल कैपिटल क्या हुआ, वो एसेट, जैसे कि एक लैंड था, हमने उसके ऊपर फैक्ट्री बनाई, अब उस फैक्ट्री से गुड प्रोड्यूस करके हम प्रॉफिट कमा रहे हैं, वो फिजिकल कैपिटल में आ जाता है। तो आई होप आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी हमारी ह्यूमन कैपिटल की भी और फिजिकल कैपिटल की भी। अब फिजिकल कैपिटल तो हमें पता चल गया हम कैसे ग्रो कर सकते हैं। अब अगर एक कंट्री की ह्यूमन कैपिटल को ग्रो करना है ना, आप चाह रहे हो कि हमारी कंट्री की पॉपुलेशन बढ़िया से एजुकेटेड हो जाए, तो उसके लिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, क्या कि आपको प्रोफेशनल जो है टीचर्स, प्रोफेसर्स की ज़रूरत है, जो खुद से बहुत अच्छे से पढ़े लिखे हों और फिर वो आगे जो है इस चीज़ को ट्रांसमिट कर पाएँ बाकी पॉपुलेशन में। ये कंडीशन है ह्यूमन कैपिटल फॉर्म करने की। आप यहाँ देख सकते हो, वी नीड गुड ह्यूमन कैपिटल टू प्रोड्यूस अदर ह्यूमन कैपिटल। सिंपल है ना, समझो भाई, जब कुछ डॉक्टर्स जो डॉक्टर बन गए हैं, पूरी उन्होंने ट्रेनिंग ले ली है, दे नो एवरीथिंग, जब तक वो वहाँ जाके कॉलेजेस के अंदर प्रोफेसर बन के आगे नहीं सिखाएंगे तब तक क्या नहीं ना, अच्छे से सिखाएंगे वो तो
और डॉक्टर्स बनेंगे। वैसे ही कुछ टीचर्स जो क्या करेंगे, जो स्कूल्स में जाएंगे और हायर एजुकेशन में जाएंगे, बच्चों को सिखाएंगे, तभी जो है बहुत सारी पॉपुलेशन तक ये नॉलेज ट्रांसमिट हो सकती है। तो ये रोल ह्यूमन कैपिटल का बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें ह्यूमन कैपिटल की ही ज़रूरत है आगे ह्यूमन कैपिटल बनाने के लिए। कुछ लोग एजुकेटेड होंगे, कुछ लोगों के पास वो स्किल्स होंगी, तभी तो वो दूसरों को सिखाएंगे। और उन लोगों की भी ज़रूरत है जो इस फील्ड में जाएंगे, जैसे टीचिंग में, और प्रोफेसर्स बनेंगे, लेक्चरार्स बनेंगे, जो बाकी को सिखा सकते हैं। सिंपल, जैसे कुछ डॉक्टर्स जाके कॉलेजेस में जाके पढ़ा रहे हैं, कुछ लॉयर्स जो अपनी पूरी जो है पढ़ाई कर लेते हैं अच्छे से, उनके पास पूरा एक्सपर्टाइज आ जाता है, एक्सपीरियंस आ जाता है, तो फिर वो किसी हायर एजुकेशन सिस्टम में जाते हैं और फिर वहाँ जाके बाकी बच्चों को ट्रेन करते हैं और बाकी बच्चों को सिखाते हैं, पढ़ाते हैं और बाकी ह्यूमन कैपिटल जनरेट करते हैं। तो ये कंडीशन होती है ह्यूमन कैपिटल बनाने की कंट्री में कि कुछ हमारे को ह्यूमन कैपिटल ऑलरेडी चाहिए जो टीचर, प्रोफेसर और लेक्चरर बन के बाकी कंट्री की पॉपुलेशन को ये सब चीज़ें सिखाएंगे। डन। तो अभी गाइज ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है ह्यूमन कैपिटल। एंड एक बार हम देखेंगे अब डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। वैसे तो बुक में ये एक बॉक्स में गिवन है, बट कई बार एग्जाम में इसका डिफरेंस आ जाता है कि ह्यूमन कैपिटल और फिजिकल कैपिटल को डिफरेंशिएट करो। तो सबसे पहला डिफरेंस क्या है, फिजिकल कैपिटल टैंजिबल होती है। टैंजिबल मतलब यू कैन क्लियरली सी इट, ठीक है, आप उसे ध्यान से, अच्छे से, आराम से देख सकते हो। फिजिकल कैपिटल के मैंने एग्जाम्पल क्या बनाया, मशीनरी देख लोगे, रॉ मटेरियल देख लोगे, लैंड पे कोई फैक्ट्री है देख लोगे, सब कुछ आप देख सकते हो। बट जो हमारी ह्यूमन कैपिटल है, इट इज़ इनटैंजिबल, यू कैन नॉट क्लियरली सी इट। अब एक डॉक्टर जी हैं, ठीक है, डॉक्टर जी ने बड़ी अच्छी पढ़ाई करी है, उसके बाद वो एक हॉस्पिटल में जो है ही इज़ वर्किंग डे, और वहाँ पे बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं और वो जो पेशेंट्स को ट्रीटमेंट देते हैं उसका पेशेंट्स को काफ़ी इलाज का फ़ायदा भी मिलता है। काफ़ी सारे पेशेंट्स को वो ट्रीट कर चुके हैं और बहुत अच्छे से जो है वो अपने पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं और उनका इलाज चलता भी है बढ़िया तरीके से। तो क्या आप जो है उस चीज़ को देख सकते हो? डॉक्टर की जो नॉलेज है, उनका जो कुछ भी वो स्किल्स हैं, आप उसको देख तो नहीं सकते ना? नहीं, ये देख सकते हो आप ज़रूर कि हाँ वो जो उन्होंने ट्रीटमेंट दिया उसको जो है पेशेंट को बेनिफिट मिला है उस ट्रीटमेंट से, बट आप उनकी नॉलेज, उनकी स्किल देख नहीं सकते हो। जैसे आपके टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, आपका टीचर का पढ़ाया वो आपको समझ में आ रहा है, हाँ ये प्रूफ है कि हाँ आपको जो है दे आर टीचिंग गुड, बट उनका जो वो एक्सपीरियंस है, जो नॉलेज उनके दिमाग में है, जो चीज़ें उन्हें पता है, वो आप देख नहीं सकते हो। जैसे कि आपने मशीनरी तो देख ली ना, बच्चे एक इंसान के दिमाग के अंदर वो नॉलेज है, उसको आप जो है अपनी आंखों से नहीं देख सकते हो, बट वो परफॉर्मेंस में ज़रूर आपको दिख जाएगी। जैसे डॉक्टर जी ने दवाई लिख के दी, ट्रीटमेंट लिख के दिया, उसका असर हो रहा है पेशेंट्स को, दे आर हैप्पी, तो मतलब कि वो अच्छे से जो है, जो भी उनकी नॉलेज स्किल है वो अच्छे से जो है वर्क कर रही है, ठीक है। तो वो देख नहीं सकते हैं हम, बट उसके परफॉर्मेंस ज़रूर देख सकते हैं। नेक्स्ट जो है एक और चीज़ होती है, वही हमने मेंशनिंग करी है, फिजिकल कैपिटल को आप सेल कर सकते हो, बेच सकते हो उसको, बट ये जो हमारी ह्यूमन कैपिटल है आप इसे बेच नहीं सकते हो। फिजिकल कैपिटल बिक जाती है, मशीनरी है आप बेच सकते हो, इम्पोर्ट भी करा सकते हो, आपके पास मशीनरी नहीं है तो ठीक है। अगर आपका एक लैंड था, अभी आपको उसकी ज़रूरत नहीं लग रही है, आपने उसको किसी और को बेच दिया, ईजिली आप उसको सेल कर सकते हो। बट दिमाग के अंदर जो नॉलेज, जो एक्सपर्टाइज और जो सारी की सारा आपने स्किल्स एक्वायर करी है, उसको कैसे बेच सकता है? कोई नहीं बेच सकते। कोई भी चाह के अपनी जो एजुकेशन जो आपने सीख करी है, जो कुछ भी आपने सीखा है, वो आपके दिमाग में अगर एक बार आ गया तो वो हमेशा हमेशा के लिए आपका ही है। कोई भी चाह के उसको बेच नहीं सकता है। आप किसी को सिखा ज़रूर सकते हो, आप ट्रांसमिट कर सकते हो कि वो डॉक्टर जी एक कॉलेज में जाके प्रोफेसर बन गए और वो बाकी लोगों को वो चीज़ सिखा रहे हैं, ह्यूमन कैपिटल फॉर्म कर रहे हैं, बट उनके दिमाग से कभी नहीं जाएगी। नेक्स्ट, इसी से हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनेगा, फिजिकल कैपिटल इज सेपरेबल फ्रॉम इट्स ओनर। फिजिकल कैपिटल ओनर से सेपरेट हो सकती है, यानी कि ओनर से दूर रह सकती है, बट ह्यूमन कैपिटल हमेशा ओनर के पास रहती है। ह्यूमन कैपिटल हमेशा ओनर के दिमाग में रहती है। वो डॉक्टर की जो भी स्किल है वो हमेशा उनके दिमाग में रहेगी। वो इंडिया में रह के इलाज कर रहे हैं, वो फॉरेन कंट्री में जाके इलाज कर रहे हैं, उनकी स्किल हमेशा उनके साथ जाएगी, बट उनका वो हॉस्पिटल जिसमें वो पहले इलाज कर रहे थे वो उनके साथ नहीं जाएगा। समझ गए हो? वो डॉक्टर इंडिया में किसी हॉस्पिटल में काम कर रहे थे, इंडिया के किसी गांव में किसी क्लिनिक में जाके इलाज कर रहे थे, कभी वो फॉरेन कंट्री में जाके वहाँ किसी हॉस्पिटल में इलाज कर रहे हैं। वो जगह तो बदलती रहेंगी, बट उनके जो दिमाग में वो जो उनकी स्किल्स, एक्सपर्टाइज है, वो हमेशा उनके साथ रहेगी। ह्यूमन कैपिटल कभी भी अलग नहीं हो सकती है। वहीं पर जो फिजिकल कैपिटल है वो आपसे दूर हो सकती है। डेफिनेटली तुम्हारा कोई फैक्ट्री है, तुम उससे दूर जा सकते हो ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। तुम अपने घर जाओ, कहीं भी जाओ, कल को उसे बेच भी दो, तुम्हारे से दूर हो गई, बट जो तुमने स्किल्स एक्वायर करी है वो हमेशा तुम्हारे पास ही रहेंगी। ना बिक सकती है, ना किसी को दिखेंगी, ना ही वो जो है आपसे कभी दूर हो सकती है। ठीक है, तुमने लिखना पढ़ना सीखा, कभी भूल सकते हो? नहीं ना, वो हमेशा तुम्हारा साथ देती है। तभी कहते हैं एजुकेशन में इन्वेस्ट करोगे, अपनी बुक्स में अपना टाइम इन्वेस्ट करोगे तो दे आर योर बेस्ट फ्रेंड्स, वो हमेशा आपका साथ देंगी। डन। नेक्स्ट देखते हैं हम, इट इज़ परफेक्टली मोबाइल बिटवीन कंट्रीज। जो फिजिकल कैपिटल है, मोबाइल मतलब
इम्पोर्ट एक्सपोर्ट आराम से एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बॉर्डर्स में जो है फिजिकल कैपिटल जो है मोबाइल हो सकती है। अभी फिजिकल कैपिटल में यहाँ मशीनरी और रॉ मटेरियल ले लो, वो ब्रिटिशर्स को याद है हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल लेके वहाँ ब्रिटेन से सामान लेके इंडिया कितना आसानी से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो जाता है। आज के समय पे भी बहुत ज़्यादा फिजिकल कैपिटल का जो है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है, बस थोड़े से आर्टिफिशियल रिस्ट्रिक्शन होते हैं जैसे ये टैरिफ और टैक्सेस डन। तो फिजिकल कैपिटल जो होते हैं उनका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करना बहुत आसान होता है एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन कैपिटल का। ह्यूमन कैपिटल का भी हो सकता है कि कोई डॉक्टर जी है, कोई लॉयर जी है, कोई टीचर है, कोई इंसान है, वो बड़े हाईली एजुकेटेड है, उन्हें लग रहा है अपनी कंट्री से अरे मुझे वहाँ बेटर जॉब ऑफर मिल रहा है, मैं माइग्रेट करके वहाँ चला जाता हूँ, तो हमारी ह्यूमन कैपिटल तो वहाँ चली गई ना, मोबाइल हो गई है। बट ये बहुत ज़्यादा लेवल पे नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ह्यूमन कैपिटल इट्स मोबिलिटी इज रिस्ट्रिक्टेड बाय नेशनलिटी एंड कल्चर। हर कोई नहीं चाहेगा मैं अपना वतन, अपना देश छोड़ के कहीं और जाके जॉब करूँ और वहाँ सेटल हो जाऊँ। मैं अपना कल्चर, अपने रिलेटिव्स, अपने जो है पूरी सिटी को छोड़ के कहीं और जाके सेटल हो जाओ, कहीं का मन ही नहीं लगने का, वो जानेंगे ही नहीं है। तो फिजिकल कैपिटल का क्या है? मशीन थोड़ी कहेगी मुझे नहीं जाना वहाँ, मैं तो यहीं रहूँगी, नहीं ना। इंसान ऐसा कह सकता है कि नहीं वहाँ नहीं, मैं तो अपने देश में ही रहूँगा, ठीक है। तो इसलिए एज़ कम्पेयर टू द फिजिकल कैपिटल ह्यूमन कैपिटल लेस मोबाइल है। हो सकती है मोबाइल माइग्रेशन होके, बट लेस मोबाइल है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिकल कैपिटल डेप्रिशिएट होती है। डेप्रिसिएशन आप पढ़ चुके हो, यूज़ करने से, वेयर एंड टेयर से, कोई नई टेक्नोलॉजी की मशीन आ गई, पुरानी मशीन को उसने रिप्लेस कर दिया, डेप्रिसिएशन हो जाएगा फिजिकल कैपिटल का। ह्यूमन कैपिटल का भी डेप्रिसिएशन होता है। हम ह्यूमंस का डेप्रिसिएशन कहाँ से होता है भाई? हमारा डेप्रिसिएशन एजिंग, जो हमारी उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे हम डेप्रिशिएट हो रहे हैं। बट इस डेप्रिसिएशन को हम स्लो कर सकते हैं। कैसे? पहला अपनी एजुकेशन में पैसा इन्वेस्ट करके, दूसरा हेल्थ में। अब हेल्थ में तो समझ में आ रहा है, पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो डेप्रिसिएशन कम होगा। अच्छा खाना खाएंगे, अच्छा पानी पिएंगे साफ़ सुथरा, सैनिटेशन फैसिलिटी अच्छी होगी, अगर बीमारी हो तो इलाज कराएंगे, हेल्थ पे फोकस करेंगे तो बहुत अच्छे से हमारा हेल्थ रहेगा, अच्छी लंबी उम्र जिएंगे हम। बट भैया इतने खर्चे संभाल कौन पाएगा? जिस पे बहुत पैसा है, ठीक है, जिस पे अच्छा खासा पैसा है वही अच्छा खाना खा पाएगा, वही अच्छी सैनिटेशन अफोर्ड कर पाएगा कि अच्छे उनके घर में प्रॉपर बाथरूम वॉशरूम बने हुए हैं, अच्छा पानी वो पी रहे हैं, ठीक है। बीमारी हो रही है तो हॉस्पिटल में जाके इलाज आराम से करा पा रहे हैं, वो कौन कर पाएगा? जिस पे अच्छे पैसे हैं। पैसे के लिए आप पढ़ ही चुके हो कि जो इंसान एजुकेटेड होता है वो अच्छे से पैसे भी कमा सकते हैं। साथ ही के साथ एजुकेटेड इंसान थोड़े अवेयर भी होते हैं, यहाँ से अवेयरनेस उन्हें पता चल जाती है कि नहीं ये सही है, ये गलत है, हमें अपनी हेल्थ के लिए ये सब चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। तो डेप्रिसिएशन ह्यूमन बीइंग का कम करने के लिए एजुकेशन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब इंसान एजुकेटेड होता है उनकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, पैसा ज़्यादा होगा तो लाइवलीहुड अच्छा होगा, अच्छा खाओगे, अच्छा पियोगे और फिर अच्छी आपकी लाइवलीहुड चल सकती है, यानी कि ज़िंदगी भी अच्छे से। बीमार हो गए तो दवाई अफोर्ड कर सकते हो, हेल्थ पे खर्चा कर पाओगे जब आप अच्छा कमा रहे होगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारे सारे डिफरेंस। लास्ट डिफरेंस देखते हैं, ये रहा लास्ट डिफरेंस। इट क्रिएट्स प्राइवेट बेनिफिट ओनली। फिजिकल कैपिटल प्राइवेट बेनिफिट देती है। फैक्ट्री के जो ओनर है, उसकी मशीनरी है, वो प्रॉफिट कमा रहे हैं, वो प्रॉफिट सिर्फ उन्हीं तक सीमित है। वहीं पे अगर हम ह्यूमन कैपिटल का देखें, जो डॉक्टर जी वहाँ काम कर रहे हैं फॉरेन में, इंडिया में, क्लिनिक में, गांव में जाके, खुद तो वो कमा ही रहे हैं, साथ ही के साथ कितने पेशेंट्स का भला कर रहे हैं ये तो सोचो, समझ गए। वो औरों का भी भला करते हैं। तो ह्यूमन कैपिटल जो काम कर रही है उससे प्राइवेट प्लस सोसाइटी दोनों का बेनिफिट होता है। तो ये रहे कंबाइंड हमारे डिफरेंस फिजिकल एंड ह्यूमन कैपिटल के। अब ये प्रॉपर नोट्स फॉर्म में मैंने सब कन्वर्ट कर दिया है। मेरी इंस्टाग्राम आईडी से आप इस चैप्टर के और सभी चैप्टर के नोट्स एक्सेस कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है। अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ नहीं करते हो तो भी कोई टेंशन मत लो, इस चैप्टर के पिंड कमेंट में आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। बट इंस्टा अगर यूज़ करते हो तो वहाँ जाके देख लेना, बहुत अच्छे से नोट्स, बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स, आप लोगों के सैम्पल पेपर के पैटर्न के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब मैं वहाँ अपलोड करती रहती हूँ, तो जो है आप वहाँ से चेक कर सकते हो। तो यहाँ गाइज आप सब पढ़ चुके हो ह्यूमन कैपिटल के बारे में। वही ह्यूमन कैपिटल तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ह्यूमन कैपिटल एक कंट्री की हम सॉलिड बनाए कैसे, तो 3-4 तरीके होते हैं जिससे आप बढ़िया सी ह्यूमन कैपिटल अपनी कंट्री में बना सकते हो। पहला तरीका इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन, एजुकेशन में इन्वेस्ट करके। दूसरा तरीका हेल्थ में इन्वेस्ट करके। तीसरा तरीका ऑन जॉब ट्रेनिंग देके। क्या होती है ये ऑन जॉब ट्रेनिंग, अभी बताती हूँ आपको। फोर्थ माइग्रेशन के थ्रू एंड फिफ्थ इंफॉर्मेशन के ऊपर इन्वेस्टमेंट करके। चलो सबको लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। सबसे पहला ह्यूमन, ये एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, 6 नंबर में भी आ सकता है। राइट द वेज इन विच यू कैन बिल्ड गुड ह्यूमन कैपिटल इन अ कंट्री, इन वर्ल्ड, एनीथिंग। तो सबसे पहला हुआ इन्वेस्टमेंट ऑन एजुकेशन। भाई पढ़ाई में इन्वेस्टमेंट करो। पता चल गए बेनिफिट्स तो अभी ऊपर पढ़ ही लिए थे स्टार्टिंग में ही कि अगर हम एजुकेटेड होंगे तो हमें सिर्फ पैसा कमाने वाला बेनिफिट नहीं मिलता, और भी बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। इसलिए हेल्थ, हमारी एजुकेशन में तो इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा, ठीक है, वो तो ऑब्वियस है। एजुकेशन में तो अगर इन्वेस्ट करोगे तो ह्यूमन कैपिटल डेवलप होगी ही होगी। नेक्स्ट होता है हमारा इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ, ठीक है।
या फिर आप एक्सपेंडिचर भी बोल सकते हो, एक्सपेंडिचर करना, खर्चा करना हेल्थ पे। बट ज़्यादा अच्छा लगेगा अगर हम बोलें क्या हमारा इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ या फिर एक्सपेंडिचर इन हेल्थ, आप कुछ भी कह सकते हो। देखो आपको अपनी हेल्थ पे भी इन्वेस्टमेंट अगर करोगे तो उसका भी हमारे को बहुत बेनिफिट मिलेगा। खुद इमेजिन करो एक ऐसा इंसान जिसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो ज़्यादा अच्छे से वर्क कर पाएगा या वो जिसकी तबीयत ठीक है। आप एक टीचर की एग्जाम्पल हो, आपके एक टीचर हैं, उनको जो है ना अभी थोड़ी उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, उनको हेडेक हो रहा है, उनको सर में दर्द है, दे आर फीलिंग डिजी, चक्कर आ रहे हैं उनको, वो फिजिकली फिट नहीं है, उन्हें एनर्जी लो लग रही है अपनी, तो वो आपको अच्छे से पढ़ा पाएंगे या वो जो बिल्कुल फिजिकली फिट है, ऐसे में बिल्कुल वो फ्रेश फील करें। ऑब्वियसली आपके वही टीचर उस समय पे आपको अच्छा पढ़ा पाएंगे जो बिल्कुल एनर्जेटिक है, उनको कोई हेडेक नहीं हो रहा है, उनको कोई डिजी फील नहीं हो रहा है, जो बिल्कुल एनर्जी मोड में है। वो टीचर जिनको थोड़ा हेल्थ वाइज इस समय पे अच्छा नहीं लग रहा है, वो आपको अच्छे से अपनी बात नहीं समझा पाएंगे, और फिर वो क्या करेंगे, फिर वो एक दिन की छुट्टी ले सकते हैं जिससे कि वो रिकवर हो पाए। तो उससे क्या होगा, उससे लॉस होता है, प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होती है। तो इसलिए अगर हम अपनी हेल्थ पे रेगुलरली इन्वेस्टमेंट करेंगे वो भी हमारे लिए ज़रूरी है। यहाँ आपको लेबर के एग्जांपल से दिया है कि एक लेबर है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, फैक्ट्री में वो वर्क कर रहे हैं, तो वो लेबर ज़्यादा अच्छा काम करेगा या वो लेबर जो बिल्कुल ही फिट एंड फाइन है, उनकी तबीयत बिल्कुल, ऑब्वियसली जिनकी तबीयत ठीक है वो अच्छा काम करेंगे, जिनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है तो उनकी प्रोडक्टिविटी लो हो जाएगी, वो 1-2 दिन की छुट्टी लेंगे तो और ज़्यादा लॉस होगा। ठीक है, ऑब्वियसली उनकी सैलरी कटेगी वो अलग बात है, बट हाँ काम का भी तो नुकसान होगा, तो दोनों ही तरफ से नुकसान होना है, जिसकी सैलरी कट रही है उसका भी नुकसान हो रहा है, ऊपर से जो है जो प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हुई वो भी नुकसान हो रहा है। तो इसलिए अगर हम अपनी हेल्थ पे इन्वेस्ट करते रहेंगे तो हम जो है अच्छी ह्यूमन कैपिटल फॉर्म कर सकते हैं। तो इट इज़ इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एज इट डायरेक्टली इंक्रीजेज द सप्लाई ऑफ हेल्दी लेबर फोर्स। अगर हम अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे ना, तो ऑलरेडी हमारी जो लेबर है, चाहे वो कोई टीचर्स है, चाहे कोई डॉक्टर्स है, चाहे वो कोई स्किल्ड वर्कर, कोई भी है, अगर वो अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे तो कंट्री में हेल्दी लेबर फोर्स बनेगी। अ सिक लेबर विदाउट एक्सेस टू मेडिकल फैसिलिटीज इज कंपेल्ड टू एब्सटेन फ्रॉम वर्क एंड देयर इज लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी। एक सिक लेबर है तो वो काम कर रहे होते, प्रोडक्टिविटी नहीं आएगी, वो छुट्टी ले ली तो फिर लॉस ऑफ वर्क होगा। यही बात आपको बता रखी है। तो हेल्थ पे एक्सपेंडिचर कैसे होता है, सबसे पहला हेल्थ पे एक्सपेंडिचर होता है प्रिवेंटिव मेडिसिन के थ्रू, जो होता है वैक्सीनेशन, जो इस समय पे सबके लिए बहुत ज़रूरी हो गया है। अभी कोरोना वायरस आया तो उसकी वैक्सीनेशन लॉन्च हुई कि सब भैया वैक्सीन लगवा लो कि आप लोगों को जो है आप बच पाओ डिजीज़ से। ठीक है, कि फिर डिजीज़ हो तो आपने पहले ही प्रिवेंटिव मेडिसिन लगा रखी है। पहले ज़माने में मतलब कि अभी भी होता है ये पोलियो डिजीज़ का वैक्सीनेशन बच्चों को लग जाता है कि कल को आप लोगों को ऐसे डिजीज़ ना हो, तो पहले से ही आपने प्रिवेंटिव मेडिसिन ले रखी है। उस पर आपको खर्चा करना पड़ेगा ना, तो कई बार गवर्नमेंट प्रिवेंटिव मेडिसिन फ्री में करवाती हैं, बट जो है इस पे आपको एक्सपेंडिचर की ज़रूरत है। गवर्नमेंट का तो खर्चा हुआ है ना, तो प्रिवेंटिव मेडिसिन है एक तरीका इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ में। दूसरा क्यूरेटिव मेडिसिन। क्यूरेटिव मेडिसिन तब दी जाती है कि हो गई तबीयत खराब, हो गया सर में दर्द, हो गया पेट खराब, फिर आप अपनी ट्रीटमेंट ले रहे हो, ये होगी आपकी क्यूरेटिव मेडिसिन। ये इलनेस के टाइम पे डॉक्टर से जो आप दवाई लिखवा के लाते हो पर्चे पे और प्रिस्क्रिप्शन पे, वो हो गई क्यूरेटिव मेडिसिन। नेक्स्ट होती है सोशल मेडिसिन। सोशल मेडिसिन मतलब अवेयरनेस के थ्रू। जब वो याद है आपको कोरोना वायरस के टाइम पे फ़ोन मिलाते थे, अमिताभ बच्चन जी बोलते थे मास्क लगाओ, 2 गज की दूरी बनाओ, हाथ धो, वही क्यूरेटिव मेडिसिन की लोगों को अवेयर करते रहो कि भैया अभी वो आ रहा है, गर्मी अभी भी है, अब मास्क वास्क लगा के रखो, दूरी बनाओ, हाथ धोते रहो। ठीक है, तो वो क्या था, वो एक तरीके की सोशल मेडिसिन थी कि लोगों को अवेयर कर रहे हैं। और पहले वो ऐड बनते थे कि घर में टॉयलेट होना चाहिए, बाहर ऐसे टॉयलेट नहीं जाना चाहिए, उससे और डिजीज़ेस हो सकती हैं, साफ़ पानी पीना चाहिए। ये सोशल मेडिसिन है, आप अवेयर करके लोगों को बीमारियों से बचा रही हो। जब एक गर्मी आती है ना, तो वो कहते हैं कूलर का पानी हटा दो, और वहाँ मलेरिया डेंगू वाले जहाँ पानी भरा हुआ है कहीं किसी डब्बे में, तो वो सब हटा दो। क्यों? जिससे कि मच्छर ना हो, फिर मलेरिया और डेंगू वगैरह ना हो। ये सोशल मेडिसिन हो गई। नेक्स्ट होती है प्रोविजन ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। जब साफ़ पानी पियोगे तो डिजीज़ होने का खतरा कम है, आप गंदा पानी पियोगे तो वाटर बॉर्न डिजीजेस इतनी सारी होती है, कोई सी भी हो सकती है। नेक्स्ट हो गया गुड सैनिटेशन। अच्छे टॉयलेट्स बने हो घर में, नहीं हो तो सरकार बनवाए अच्छे टॉयलेट्स, जिससे जो है लोगों को प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ऐसे डिजीज़ इन सब चीज़ों की वजह से ना हो। तो दिस इज़ इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ डन। अब पढ़ते हैं हम नेक्स्ट एक्सपेंडिचर, जो अगर हम करेंगे तो ह्यूमन कैपिटल बढ़िया सी डेवलप होगी। तो पहले हमने देख लिया इंसान को हमने एजुकेट कर दिया है और वो हेल्दी भी है, 2 तरीके से हमने ये चीज़ इंश्योर करी। थर्ड होता है ऑन जॉब ट्रेनिंग। ऑन जॉब ट्रेनिंग कब होती है? जब आपने देखा है कि आप जब बच्चों की जॉब लग जाती है, ठीक है,
एक कंपनी ने उनको जॉब दे दी है, बट कई बार कंपनी अपनी जॉब उनको जो है वहाँ पे बुलाने से पहले ट्रेन करती है कि उनको जो है लैपटॉप दे दिए जाते हैं और फिर उनको उनका एक स्किल्ड प्रोफेशनल होते हैं, सर मैम जो भी, वो बहुत सारे बच्चों को ट्रेन करते हैं कि कल को जब आप ऑफिस जाएंगे तो आपको, मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाना चाह रही हूँ इस चीज़ को, ऑन जॉब ट्रेनिंग को, कि जॉब लग गई है उससे के पहले जिस भी कंपनी में जॉब लगी है, माइक्रोसॉफ्ट में, HCL में, कोई भी कंपनी इमेजिन कर लो वहाँ जॉब लग गई, टाटा में, एनी कंपनी, ठीक है, जस्ट अ हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल जिससे आप ये समझ पाओ जॉब ट्रेनिंग कि एक बच्चे की जॉब लग गई है, ठीक है, वहाँ उनकी जॉब लगी है, तो जॉब ट्रेनिंग दी जाती है पहले कि उनको समझ में आ जाए कि कल को जब वो वहाँ ऑफिस में होंगे उन्हें क्या काम करना है। तो 1-2 महीने की ट्रेनिंग होती है, कोई 15 डेज़ की, कोई 20 डेज़ की, कुछ ट्रेनिंग होती है वहीं पे ऑफिस में ही कि एक स्किल्ड, बिल्कुल एक प्रोफेशनल सुपरवाइज़र होते हैं और वो बहुत सारे बच्चों को सिखाते हैं कि आपको ऐसे काम करना है, बहुत सारा उनको ट्रेन करा जाता है, ठीक है, बिफोर एक्चुअल उनको जो है उनका काम सौंपा जाए उससे पहले ट्रेन करा जाता है। कई बार ये ऑफ कैंपस ट्रेनिंग भी होती है, आपने कई बार ये वर्ड सुना होगा, ऑफ कैंपस ट्रेनिंग, ठीक है। ऑफ कैंपस ट्रेनिंग में जो है बहुत सारे बच्चों को जो उन जॉब में के लिए उन्हें जाने होते हैं उन सबको कहीं बाहर भेजा जाता है और वहाँ पे जो है उनकी प्रोडक्टिविटी एनहांस करने के लिए काफ़ी सारे मिलके जो है सुपरवाइज़र प्रोफेशनल उनको सिखाते हैं। तो ऑन जॉब ट्रेनिंग पे खर्चा पता है किसका होता है? जो फर्म के वो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका खर्चा होता है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने ऑन जॉब ट्रेनिंग कराई है अपने एम्प्लॉयज़ की, तो खर्चा माइक्रोसॉफ्ट का होगा, ठीक है। तो अब जब जो भी फर्म ऑन जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है तो वो चाहती है कि जिनको मैंने ट्रेनिंग देके रेडी करा है, जिन एम्प्लॉयज़ को अपने, वो मेरे लिए ही काम करे और मेरी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करे, ठीक है। वो नहीं चाहेंगे कि वो मेरे यहाँ से जॉब छोड़ के कहीं और चले जाए, क्यों? तब तो उनका लॉस हो जाएगा ना। उन्होंने ट्रेनिंग पे पैसा लगाया, उन्होंने कुछ प्रोफेशनल्स रखे, अपने सुपरवाइज़र रखे, उन सुपरवाइज़र ने बहुत सारे लोगों को सिखाया, ठीक है। किस लिए सिखाया था? जिससे वो माइक्रोसॉफ्ट के लिए काम करे, माइक्रोसॉफ्ट को प्रॉफिट अर्न करके दे, माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करे। अब वो उनमें से कोई एक बच्चा, उसने छोड़ दी वो जॉब, वो कहीं और चला गया, तो क्या होगा? इससे माइक्रोसॉफ्ट का लॉस हुआ। जॉब ट्रेनिंग के पैसे तो उन्होंने खर्च करे थे और वो चला गया कहीं और। तो हर भी फर्म, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट तो जस्ट हाइपोथेटिकल समझा रही हूँ मैं आपको, जैसे आपको समझ में, कोई भी एक फर्म चाहती है कि अगर मैंने एक एम्प्लॉय की अपने ऑन जॉब ट्रेनिंग पे खर्चा करा है तो वो कुछ समय मेरे साथ रहे और मेरे लिए वर्क करे, मेरे को प्रोडक्टिविटी शो करे, ऐसा ना हो वो कहीं और चले जाए तो मेरा पैसा फालतू में वेस्ट हो जाए, ठीक है। तो ये लिखा है, फर्म विल दस इंस्टेट दैट द वर्कर शुड वर्क फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। ऑन जॉब ट्रेनिंग के बाद एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम भी दे दिया जाता है कि इतना समय अब आप हमारे लिए काम करोगे, क्योंकि हमने आपको ये सारी स्किल सिखाई हैं, उसमें हमारा खर्चा हुआ था, तो अभी इतने समय तो आपको हमारे लिए काम करना ही होगा। इट इज़ अ सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एज द रिटर्न ऑफ सच एक्सपेंडिचर इन द फॉर्म ऑफ एनहांस लेबर प्रोडक्टिविटी। अब ये बड़ी बड़ी फर्म्स ऑन जॉब ट्रेनिंग कराती क्यों हैं? अपने फ़ायदे के लिए कराते हैं कि ऐसा ना हो वहाँ ऑफिस में जाके जब उनको अपनी प्रॉपर सारा काम सौंप दिया गया है वो तब उस काम को धीरे धीरे कर रहे हैं, नहीं, पहले ही सब सिखा दो। 10-15 दिन के ट्रेनिंग पीरियड में, 1 महीना 2 महीना जितना भी होता होगा हर एक फर्म के हिसाब से, पहले ही उनको सब ट्रेन कर दिया जाए जिससे वो बाद में अच्छे तरीके से प्रोडक्टिविटी से काम करें। दिस इज़ ऑन जॉब ट्रेनिंग। नेक्स्ट होता है एक्सपेंडिचर और माइग्रेशन। माइग्रेशन पे एक्सपेंडिचर, अब कई लोग, ह्यूमन कैपिटल जो होती है वो अपनी माइग्रेशन पे एक्सपेंडिचर करती है। जैसे कुछ डॉक्टर्स, कुछ इंजीनियर्स, कुछ टीचर्स, अगर उन्हें लगता है उनकी अपनी कंट्री में इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है तो कई बार वो बाहर के देश में जाके जॉब करते हैं। और सिर्फ माइग्रेशन ऐसा नहीं होता है कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री, कई बार जो है माइग्रेट करके शहर आते हैं और शहर में आके जॉब करते हैं या अपना कोई बिजनेस करते हैं और वहाँ से वो अपने लिए अर्निंग का कोई मीडियम ढूंढते हैं। तो इसमें माइग्रेशन पे एक्सपेंडिचर हुआ। कैसा एक्सपेंडिचर हुआ? आएंगे जाएंगे, एरोप्लेन के टिकट, गांव वाले शहर आ रहे हैं, बस की टिकट, ट्रेन की टिकट, वहाँ जाएंगे तो घर खरीदना पड़ेगा, खाने पीने का जुगाड़ करना पड़ेगा, ठीक है। सो एंड सो तरीक़ों से खर्चा होगा इंसान का, तो वो खर्चा माइग्रेशन में आएगा। बट वो जो खर्चा है उसका बेनिफिट कब मिल जाता है? जब उनकी अच्छी सी जॉब लग जाए या उनका अपना जो है अपनी कोई बिजनेस सेटअप हो जाए जिसके लिए वो माइग्रेट करके आए, तो वो खर्चा वहाँ पे बैलेंस हो जाता है। जैसे यहाँ एग्जांपल दे रखा है कि जब कोई डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर बाहर के देश में जाके उनको लगा हमारे देश में हमें इतना पैसा भी नहीं मिल रहा है, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही है ग्रो करने की, वो ब्रिटेन जाके सेटल हो गए, वो यूके जाके सेटल हो गए, ठीक है। अब वो वहाँ जाके सेटल होंगे तो पहले तो उनका माइग्रेशन पे खर्चा आएगा, प्लेन की टिकट इतनी महंगी, फिर वहाँ जाके घर खरीदेंगे रेंट का, वो इतना महंगा, वहाँ खाने पीने का खर्चा इतना महंगा, साइकिक कॉस्ट भी होती है, एकदम से लगेगा अरे अपने देश में नहीं रह रहे हैं, अपने घर वाले नहीं हैं, हमारे रिलेटिव्स नहीं हैं, साइकिक कॉस्ट, मेंटल कॉस्ट भी होगी, बट वो सब कॉस्ट फीकी पड़ जाती है उसके आगे वो जो वहाँ से सैलरी मिल रही होती है, ठीक है। तो इसलिए लोग माइग्रेशन भी करते हैं फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज़ एंड बेटर, आप कह सकते हो, इनकम, ठीक है।
नेक्स्ट आता है एक्सपेंडिचर ऑन इन्फॉर्मेशन। तो ह्यूमन कैपिटल एक्सपेंडिचर अपनी इन्फॉर्मेशन पे भी करती है। जैसे बच्चे जब 12th पास आउट हो जाते हैं या 10th के बाद काउंसलिंग लेते हैं, 12th पास आउट होने के बाद काउंसलिंग लेते हैं कि आगे वो कौन सा कॉलेज अपने लिए देखे, कौन सी फील्ड में वो जाना चाहते हैं, कौन से एरिया से वो ग्रेजुएशन करेंगे, कहाँ से ग्रेजुएशन करेंगे तो उनको ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। सुना है ना आपने, काउंसलर्स होते हैं, तो वो काउंसलर्स को 2-3 हज़ार रुपये हम एक सेशन के देते हैं। क्यों देते हैं कि आज ये जो 2-3 हज़ार रुपये हमने खर्च कर दिया, जितनी भी फीस होती है गाइस, कईयों की ज़्यादा भी हो सकती है, कईयों की कम भी हो सकती है, हम उस इन्फॉर्मेशन को सीख करने के लिए जो हमें नहीं पता हमने पैसा दिया, क्योंकि ये आज के 2-3 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करे हुए इन्फॉर्मेशन लेने में हमारा फ्यूचर अच्छा बना सकते हैं। हमें अच्छी नॉलेज मिल गई कि नहीं ये हमारी स्ट्रेंथ है तो हमें इस फील्ड में जाना चाहिए, हमें ये कॉलेज से ऐसा कुछ जो है हमारे लिए सेटल हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए इन्फॉर्मेशन पे भी लोग जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो दीज आर द वेज इन विच वी कैन बिल्ड द ह्यूमन कैपिटल। जब एक आपको सही इन्फॉर्मेशन मिल गई कि अगर आप इस कॉलेज से अपना अच्छे तरीके से ये वाला अपना कोर्स करेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा, तो उससे आपने एक सही डायरेक्शन में अपनी एनर्जी को और अपने पैसे को चैनल करा है कि आपने सही कोर्स अपने लिए अपना लिया है। तो पहले आपने इन्फॉर्मेशन में इन्वेस्ट करा और फिर आप एक अच्छी ह्यूमन कैपिटल बनोगे जब आप सही फील्ड में गए होगे, ठीक है। तो अब जब आप वो कहते हैं ना, जब आप अपना पैशन वाला काम करोगे तभी आप और ज़्यादा जो है बढ़िया कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं हमें फ़ायदा करती है। पहला इन्वेस्टमेंट एजुकेशन, दूसरा हेल्थ पे, तीसरा ऑन जॉब ट्रेनिंग जो कंपनीज देती हैं, फोर्थ माइग्रेशन पे कई लोग करते हैं, एंड फिफ्थ इज द एक्सपेंडिचर ऑन इन्फॉर्मेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे गाइस हमारा ह्यूमन कैपिटल का फुल कॉन्सेप्ट समझ में हमारे को आ गया है। अब यहाँ से चैप्टर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होना शुरू होता है। यहाँ अब बार बार हमें ना ह्यूमन कैपिटल का ग्रोथ का, यानी कि एक कंट्री में एजुकेटेड, हाईली स्किल्ड, एबिलिटी वाले लोग इंक्रीज़ होने का और इकोनॉमिक ग्रोथ का रिलेशन बताया जाएगा। हमारे पे कोई ऐसा मैकेनिज़्म नहीं है कि हम प्रूव कर दें हाँ भाई अगर ह्यूमन कैपिटल बढ़ेगी तो जो है इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ेगी। डायरेक्ट कोई तरीका नहीं है हमारे को बताने का, बट येस हमने देखा है कि जब एक कंट्री में एजुकेशन लेवल बढ़ता है, लोग हेल्दी होते हैं, ह्यूमन कैपिटल बढ़ती है, तो येस इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। हमने ये चीज़ नोटिस करी है। तो लेट्स कंटिन्यू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक। ओके गाइस, तो चलो कंटिन्यू करते हैं अपने चैप्टर को। अब हमें पढ़ना है ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। अभी यहाँ तक आप ये समझ चुके हो कि भैया जो लेबर स्किल होती है एक एजुकेटेड इंसान की वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द अनएजुकेटेड वन। वो आप वो उस वाले एग्जाम्पल से याद करना, सिविल इंजीनियर जी और एक मजदूर मिस्त्री जी जो है उन्हें कम मिल रहे होंगे पैसे, वहीं सिविल इंजीनियर को ज़्यादा मिल रहे होंगे क्योंकि वो ज़्यादा एजुकेटेड है। इवन तो काम दोनों ही बहुत मेहनत से, दोनों ही बहुत अच्छे तरीके से अपने वर्क को, अपने टास्क को कर रहे हैं, बट ज़्यादा पैसा सिविल इंजीनियर को डेफिनेटली मिल रहा होगा, ठीक है। तो ये ध्यान में हमें पता चल गया है। नेक्स्ट ह्यूमन कैपिटल का हमें ये भी पता चल गया, बढ़िया ह्यूमन कैपिटल बनानी है, एजुकेशन पे पैसा लगाओ भैया, दूसरा पैसा लगाओ हेल्थ पे। नेक्स्ट फिर कंपनीज का काम है ऑन जॉब ट्रेनिंग पे पैसा लगाएंगे। आपका काम है आप माइग्रेशन करके अच्छी जॉब ढूंढने के लिए दूसरी कंट्री जाओ, गांव से शहर में आओ, माइग्रेशन पे आप अपना खर्चा करोगे, आपको बेनिफिट मिलेगा। आप इंफॉर्मेशन सीख करने में खर्चा करोगे तो भी आपको बेनिफिट मिलेगा। ये सब हमें ह्यूमन कैपिटल के बारे में पता चल गया है, ठीक है। जैसे एक छोटा बेबी होता है, इमेजिन करो एक छोटा बेबी है, ठीक है, वो एक ह्यूमन बीइंग है। वो ह्यूमन कैपिटल कैसे बनता है, पहले उसके पेरेंट्स उसकी अच्छे से केयर करते हैं, उसको घर में ही सब कुछ सिखाते पढ़ाते हैं पेरेंट्स, और उनके जो भी सोसाइटी में उनके आसपास में जो भी लोग हैं उनसे वो काफ़ी कुछ सीखते हैं बच्चे। फिर उनको नर्सरी में, प्री नर्सरी में, LKG में, UKG में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिर 6 से लेकर 12 तक पढ़ाया जाता है। मीनवाइल बेबी की काफ़ी बार तबीयत भी ख़राब हो जाती है तो डॉक्टर पे लेके जाते हैं, ठीक है, वो उनको दवाई पिलाते हैं डॉक्टर और जो है उनका इलाज करते हैं। छोटे बेबी की तबीयत भी ख़राब होती है, बड़े बच्चों की भी हो जाती है, तो ऑब्वियसली खर्चा इस पे भी होगा। फिर कल को उनकी जॉब लग जाएगी तो उनके जो है जिस भी फर्म में वो काम करें उन्हें ऑन जॉब ट्रेनिंग दे सकते हैं, और जॉब लगने से पहले उन्होंने शायद किसी काउंसलर विजिट कराओ कि मैं कौन से कोर्स के लिए जो है जा सकता हूँ, ठीक है। साथ के साथ ऐसा भी हो सकता है कि किसी बच्चे ने माइग्रेट करा हो, वो माइग्रेट करके किसी और कंट्री में चले गए हों या अपने घर से दूसरे शहर में गए हों पढ़ने लिखने के लिए, उसमें भी पैसा खर्च हुआ होगा उनका, ठीक है। और फाइनली जब जॉब लग गई है तो जॉब ट्रेनिंग मिली थी पहले, तो एक ऐसा स्टोरी फॉर्म बना लो जिससे कि तुम्हें ये ना रट्टाना मारना पड़े इसका। वैसे तो मैंने समझा ही दिया अच्छे से, बट ये स्टोरी बना लो जो मैंने अभी आपको बताई है कि ह्यूमन कैपिटल में कैसी कैसी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। तो ये स्टोरी जब बना ली ना, बेबी के इलाज पे भी खर्चा होगा, उसे पढ़ाया भी जाएगा, एजुकेशन पे खर्चा होगा, फिर काउंसलर से जो है पूरी एडवाइस वगैरह लेके अच्छे से कॉलेज से ग्रेजुएशन वगैरह होंगे जो है उनको जो है फिर वो पढ़ने जाएंगे या जॉब करने बाहर जब जाएंगे
तो माइग्रेशन पे खर्चा हो सकता है, माइग्रेशन पे खर्चे के बाद जब वहाँ फॉर्म में जॉब लग गई है तो शायद वो जॉब वाले ऑन जॉब ट्रेनिंग करा दी। ये ऐसा स्टोरी बना लिया, कभी भी नहीं भूलोगे। डन। तो चलो आगे का चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। अब बस गाइज हमें ना एक पूरा का पूरा ये समझना है कि कैसे हम शो करें कि इकोनॉमिक ग्रोथ होगी अगर ह्यूमन कैपिटल बढ़ेगा। ह्यूमन कैपिटल मतलब अगर एजुकेशन, हेल्थ वगैरह सब बढ़ रही है कंट्री के पॉपुलेशन में, तो मतलब कि इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। इसे प्रूफ करो। तो इसे प्रूफ करना आसान नहीं है, बिल्कुल भी आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो हमारे पास दो तरीके होते हैं। एजुकेशन कैसे मेजर होती है स्कूल में या फिर हमारी कंट्री में, सॉरी, एजुकेशन कैसे मेजर होती है कि एक कंट्री के सिटीजन्स एजुकेटेड हैं। एजुकेशन मेजर करने का तरीका होता है हमारे पास टर्म ऑफ स्कूलिंग ईयर चेक करो कि कितने बच्चे हमारी कंट्री के कितने ईयर्स तक पढ़े हैं। कुछ को सिर्फ एलिमेंट्री एजुकेशन ही मिलती है, कुछ हाई स्कूल तक ही पढ़ पाते हैं, कुछ बस 12वीं कर पाते हैं, कुछ जाते हैं कॉलेज लेवल तक। ठीक है, तो ये देखो कितना स्कूलिंग ईयर मिल रहा है। टीचर प्यूपल रेशियो, इससे आपको टीचर्स का पता चल जाएगा कि आपके पूरी कंट्री में कितने टीचर्स हैं, तो समझ में आ जाएगा भैया इतने टीचर्स पढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट, एनरोलमेंट रेट से पता लगा सकते हो आप एजुकेशन कैसी है। जितने बच्चे स्कूल में दाखिला ले रहे हैं, जितने बच्चे कॉलेजेस में जो है एनरोल कर रहे हैं, मतलब इतनी एजुकेशन चल रही है। इससे आपको एक स्टैट्स पता चल जाएगा, हाँ इतने लोग एजुकेशन ले रहे हैं। बट गाइस इससे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आपको नहीं पता चलेगी। ठीक है, ये भी हो सकता है कि कुछ बच्चे, जैसे गाँव में होता है, ठीक है, कि स्कूल हैं, वहाँ बच्चे स्कूल जा रहे हैं बट वहाँ टीचर प्रेजेंट ही नहीं है, या वहाँ टीचर प्रेजेंट भी है तो वो पढ़ा नहीं रहे हैं, चाय पी के गप्पे मार के चले गए हैं, या टीचर पढ़ा रहे हैं तो बच्चे इधर उधर की बातें कर रहे हैं, उनका इंटरेस्ट ही नहीं है पढ़ाई में, वो पढ़ ही नहीं रहे हैं। घर गए हैं तो उनको घर पे जो है किसी जो है चाइल्ड लेबर में इंडल्ज कर दिया पेरेंट्स ने, वो घर आके अपनी जो स्कूल में पढ़ के भी आया। चलो हम कह रहे हैं टीचर और बच्चों की भी गलती नहीं है, टीचर वहाँ गांव में बच्चों को स्कूल में अच्छे पढ़ाने, बच्चे ग्रेस भी कर रहे हैं, बट घर आके पेरेंट ने उनको एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने के लिए चाइल्ड लेबर में डाल दिया। वो घर आके वो सब रिवाइज़ नहीं कर पा रहे, तो पढ़ाई का फ़ायदा नहीं हो रहा है उन्हें, सेल्फ स्टडी वो नहीं कर पा रहे हैं। तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ये नहीं शो करता है हमारे को। सिर्फ ये कह देना इतने बच्चों का स्कूल में दाखिला हो रहा है, इतने बच्चे कॉलेजेस में हैं, हम ये प्रॉपर शो नहीं कर सकते कि हाँ उससे जो है इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। क्योंकि कई बार क्या होता है, स्कूल में सिर्फ बच्चे पढ़ने चले जाते हैं, वहाँ उन्हें क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रही होती है। ठीक है, तो इसीलिए ये प्रूव करना आसान नहीं है कि यस ह्यूमन कैपिटल में ग्रोथ होगी तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी। इकोनॉमिक ग्रोथ तो तब होगी ना जब एक प्रॉपर एजुकेटेड, हाईली स्किल्ड, एप्रिशिएबल और एबिलिटी वाले लोग बनेंगे। क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रही होगी तो कैसे बनेंगे? एजुकेशन का समझ चुके हो कि एजुकेशन हो रही है कंट्री में, पता चल जाएगा उससे हमारे को, बट क्वालिटी एजुकेशन नहीं पता चल सकती हमारे को। इसलिए हम कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं कह सकते कि हाँ अगर ह्यूमन कैपिटल बढ़ रही है तो उससे इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ेगी। इकोनॉमिक ग्रोथ क्यों हम कह रहे हैं? क्योंकि हमें पता है एजुकेटेड इंसान हायर इनकम कैपेसिटी रखता है। ठीक है, तो डायरेक्टली हम नहीं कह सकते क्योंकि हमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन सब स्टैट से पता नहीं चलता। अब बात करते हैं हेल्थ की बात। अब हेल्थ के इंडिकेटर्स क्या होते हैं? अगर आपको एक कंट्री की हेल्थ देखनी हो तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होता है, लोग कितनी उम्र तक जी रहे हैं। ठीक है, जैसे ब्रिटिशर्स के ज़माने में तुम्हें याद है हमारे यहाँ का लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम था। अगर किसी स्टूडेंट को याद है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। चैप्टर 1 इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में मैंने ये आपको पढ़ाया था। ठीक है, आज के समय पे देखो तो 69 ईयर समथिंग हमारा होगा लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कि लोग इतने उम्र तक जी रहे हैं। ठीक है, बट ये गाइस क्वालिटी ऑफ लाइफ तो शो नहीं कर रहा है कि जब वो जी रहे थे इतनी उम्र तक तो वो कोई उन्हें बीमारी तो नहीं थी। आजकल इतनी सारी बीमारियाँ, ओबेसिटी, डिप्रेशन एंड ऑल दैट, ये सब चीज़ें तो इंश्योर नहीं कर रहा है। ना ही हमें ये दिखा रहा है कि अगर उन्हें कोई बीमारी हुई तो उन्हें जल्दी इलाज मिला या नहीं मिला, ये सब चीज़ें शो नहीं कर रहा है। मोर्टिलिटी रेट, डेथ रेट बस ये दिखाता है कि बर्थ इतने हुए, डेथ इतनी हुई, तो वो ये नहीं दिखा पा रहा है कि जब लोग जिंदा थे उस समय में अगर उन्हें कोई बीमारी हुई तो उन्हें कैसी जो है ट्रीटमेंट मिला, उनका क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट कैसा था, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी थी, वो सब नहीं दिखा पा रहा है। तो ट्रू हेल्थ स्टेटस तो ये इंडिकेटर्स भी नहीं दिखा पाते। इसीलिए हम कह रहे हैं इट इज़ डिफ़िकल्ट टू एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप एंड कॉज एंड इफेक्ट फ्रॉम द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन कैपिटल एंड द इकोनॉमिक। ओके, तो ये डायरेक्ट रिलेशनशिप हम नहीं कह सकते कि ह्यूमन कैपिटल बढ़ेगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ेगी। जैसे कुछ कुछ चीज़ों को हम प्रूव कर देते हैं, LHS इक्वल टू RHS हैंस प्रूव, ये इसका रिएक्शन ऐसा होगा। ठीक है, इसका रिलेशनशिप ऐसा होगा। इकोनॉमिक्स में हम कई चीज़ों का रिलेशनशिप देखते हैं, इनका हम डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं कह सकते कि हाँ ह्यूमन कैपिटल बढ़ेगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ेगा। डायरेक्टली हम नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि आप यहाँ देख सकते हो, हमने देखा है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज, जैसे इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री एंड देयर आर मेनी अदर डेवलपिंग कंट्रीज, उन डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो है ह्यूमन कैपिटल ग्रो हो रहा है, यानी कि वहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो ग्रो हो रही है, वो एजुकेशन ले रही है, वो हेल्थ में इन्वेस्ट कर रही है, वहाँ ह्यूमन कैपिटल ग्रो हो रहा है। बट वहाँ की जो रियल पर कैपिटा इनकम है वो इतनी ग्रो नहीं हो रही। ठीक है,
उतनी फास्ट रेट पे ग्रो नहीं हो रही जितनी फास्ट रेट पे ह्यूमन कैपिटल बढ़ रहा है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि डायरेक्ट रिलेशनशिप हम इस्टेब्लिश नहीं कर सकते। तो क्या रिलेशन है इनके बीच में? दे फ्लो इन आइदर डायरेक्शन, यानी कि कुछ भी हो सकता है। आइदर डायरेक्शन मतलब कि ऐसा भी हो सकता है कि आप इनकम ज़्यादा जनरेट करोगे तो ह्यूमन कैपिटल बढ़ जाए, कि लोगों पे ज़्यादा पैसा आ गया तो फिर वो ह्यूमन कैपिटल बना सकते हैं कि जिस पे पैसा आया उसने अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दी, अच्छा हेल्थ रखा उनका, तो ह्यूमन कैपिटल बढ़ गई। और ऐसा भी हो सकता है कि जब इंसान ऑलरेडी ह्यूमन कैपिटल है, उनके पास अच्छी एजुकेशन है, उनके पास अच्छी हेल्थ केयर है, उनकी अच्छी जॉब लग गई, वो अच्छे बिजनेसमैन बन गए, उनके पास ज़्यादा पैसा आ गया तो उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ हो गई। तो ये आइदर डायरेक्शन में चलता है। आइदर डायरेक्शन मतलब दोनों में से कुछ भी हो सकता है। यहाँ रीड करो, एनसीईआरटी में काफ़ी कंफ्यूजिंग वे में दे रखा है, तो यहाँ पे आप समझ लो द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ फ्लोज इन आइदर डायरेक्शन। तो अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए इनका रिलेशनशिप कैसा है तो क्या बताएंगे? वही जो मैंने अभी बोला ना, आइदर डायरेक्शन, वही आपको मेंशन करना है। एनसीईआरटी में डायरेक्टली गिवन है द रिलेशन, मैं इसको समझाती भी हूँ आपको। द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ फ्लोज इन आइदर डायरेक्शन, यानी कि कुछ भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है आप ह्यूमन कैपिटल डेवलप करोगे तो इनकम ग्रोथ हो जाए, इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास ऑलरेडी इकोनॉमिक ग्रोथ है, यानी कि आपके पास अच्छा खासा पैसा है तो आप ह्यूमन कैपिटल ग्रो कर दो। जैसे कि यहाँ गिवन है समटाइम्स हायर इनकम कॉजेज बिल्डिंग ऑफ हाई लेवल ऑफ ह्यूमन कैपिटल। कभी कभी एक इंसान पे अगर ज़्यादा इनकम है तो वो ह्यूमन कैपिटल बना सकता है। इसको एग्जाम्पल से हम देखते हैं, जैसे कि एक फैमिली ए है, ये 50,000 रुपये महीना कमाती है और इनके 2 बच्चे हैं, ठीक है। ऐसे ही ये एक फैमिली बी है, ये 5,000 रुपये महीना कमा रही हैं और इनके भी 2 बच्चे हैं। तो आप खुद सोचो कि कौन सी फैमिली बच्चे की एजुकेशन में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर पाएगा, बच्चे की हेल्थ में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर पाएगा? ऑब्वियसली फैमिली ए कर पाएगा। तो फैमिली ए की इनकम ज़्यादा है, इसका इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा है, तो ये एक अच्छी ह्यूमन कैपिटल बना पा रही हैं। तो ये रिलेशनशिप इससे प्रूव होता है कि जब लोगों पे ज़्यादा इनकम है तो वो हाई लेवल ऑफ ह्यूमन कैपिटल बना सकते हैं। ये भी बना देंगे ह्यूमन कैपिटल, ये जो है किसी सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़वा लेंगे, इलाज सरकारी हॉस्पिटल से करवा लेंगे, बच्चे अच्छे खासा पढ़ के ये भी ह्यूमन कैपिटल बन सकते हैं। डेफिनेटली ऐसा नहीं है ये नहीं बन पाएंगे, ये भी बन सकते हैं, बट हाइयर चांसेस किसके एक हाई लेवल ह्यूमन कैपिटल बनने के? इनके हैं, क्योंकि इनके पेरेंट्स काफ़ी अच्छा खासा इन पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हो सकता है ये बेचारों के पास कैपेबिलिटी हो बट तब भी अपनी इनकम की वजह से ये नहीं कर पाए, क्योंकि आपको पता है हर कंट्री के अंदर पब्लिक सेक्टर इतने अच्छे से वर्क नहीं करता। हो सकता है सरकारी स्कूल अच्छी पढ़ाई ना करवा रही हूँ। तो इसलिए ये तो प्रूव है कि इनकम अगर ज़्यादा है, जो अगर इंसान के पास इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी है, उसकी पर्सनल उसके पास अच्छी इनकम है, तो वो अच्छी ह्यूमन कैपिटल हाई लेवल की बना सकता है। तो ये पहला रिलेशन प्रूव हो गया इससे। दूसरा रिलेशन क्या है? हाई लेवल ऑफ ह्यूमन कैपिटल कॉजेज ग्रोथ ऑफ इनकम, यानी कि हाई लेवल ऑफ ह्यूमन कैपिटल, एक ह्यूमन बीइंग है, ये एक बहुत बड़े प्रोफेसर है बहुत बड़े कॉलेज में, ठीक है, इनकी काफ़ी अच्छी खासी सैलरी होगी, फिर डेफिनेटली वहीं पे मैं कह रही हूँ एक लेबर है हमारे, बहुत मेहनत करते हैं दिन भर, बट ये एजुकेटेड नहीं है, ये एग्रीकल्चर लेबरर हैं, ये किसी फार्मर के जो है एक लैंडलॉर्ड के फार्म पे काम करते हैं। तो किसको ज़्यादा पैसा मिलेगा गाइस? सच्चाई की बात है ये। ऑब्वियसली ये जो प्रोफेसर है जिन्होंने एजुकेशन में पैसा लगाया था, एजुकेशन ली थी, इनको ज़्यादा पैसा मिल रहा होगा एज़ कम्पेयर टू दिस वन जो एक लैंडलेस लेबरर है, एक फार्मर है, किसी और फार्मर के काम पर लैंडलॉर्ड के फार्म पे काम करें, ऑब्वियसली उनको कम पैसा मिलेगा। तो येस, लेवल ऑफ ह्यूमन कैपिटल कॉजेज ग्रोथ ऑफ इनकम ऑल्सो, ठीक है। अगर आप ऐसा एडवर्स एग्जाम्पल ना लो, कोई सिंपल एग्जाम्पल भी लो, तो भी आप समझ जाओगे कि ये दोनों का रिलेशनशिप कभी भी कुछ भी हो सकता है। कभी ऐसा हो सकता है किसी पे ज़्यादा इनकम है तो वो एचसी बना ले, ह्यूमन कैपिटल बना ले, और कभी कभी जो ह्यूमन कैपिटल है जिसके पास एजुकेशन अच्छी है तो बढ़िया उसकी जॉब लग गई, उसका फैमिली बैकग्राउंड कैसा भी हो सकता है वो अपनी पूरी फैमिली के सबसे पहले आप कह सकते हो मिलियनेयर बन जाए। उन्होंने अच्छी एजुकेशन ली और उनको स्कॉलरशिप मिल गई और फिर उनकी बढ़िया सी जॉब लग गई, ठीक है, तो वो भी पैसा कमा सकते हैं। एनीथिंग इज़ पॉसिबल इन टुडेज़ वर्ल्ड, ये समझ लो आप इससे। तो यहाँ पे हमने भैया जैसे तैसे करके ये रिलेशनशिप प्रूव कर दिया कि आइडर डायरेक्शन है। आप ऐसा भी हो सकता है ह्यूमन कैपिटल ज़्यादा पैसा कमा ले, और ऐसा भी हो सकता है किस पे ज़्यादा पैसा हो तो वो एक अच्छी ह्यूमन कैपिटल हमें बना के दे दे। नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। अभी टॉपिक नेक्स्ट नहीं आया है, अभी हमने समझ लिया है ह्यूमन कैपिटल इनका रिलेशनशिप। तो हमारी इंडिया की जो गवर्नमेंट है, हमारे इंडिया को भी ये बात समझ में आ चुकी है, हमारे यहाँ तो है ही इतनी सारी पॉपुलेशन, तो हमारी गवर्नमेंट हमारी कंट्री इंश्योर करना चाहती है कि हम अपनी इस पॉपुलेशन को क्यों ना ह्यूमन कैपिटल में तब्दील कर दे। तो इससे हमें कितना फ़ायदा मिलेगा सोचो। तो गाइस हम सब, आप, मैं, हम सारे
सारे के सारे हम कौन हैं, हम ह्यूमन कैपिटल हैं, क्योंकि हम सब एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अपने पैसे के भी, अपने टाइम की भी, और इस तरीके से हम भी क्या बन रहे हैं, ह्यूमन कैपिटल बन रहे हैं। ठीक है, तो हमारा जो 7th 5 ईयर प्लान था उसमें हमने ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए पूरी एक स्ट्रेटजी भी बनाई थी। डन। चलो आगे मूव करते हैं। अब यहाँ पे आपकी बुक में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बता रखा है। वैसे तो ये पूरा एक पैराग्राफ दे रखा है, अगर इसका कोर समझे तो क्या बताया गया है कि आजकल जैसे जैसे वर्ल्ड पूरा का पूरा बदल रहा है तो हमें चेंजेस लाने की ज़रूरत है। जैसे कि स्टार्टिंग की लाइंस में ये बताया गया है कि जैसे जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी बढ़ रही है वैसे वैसे जो अनस्किल्ड वर्क है उनको मशीनरी जो है वो उनका जगह ले लेगी। जैसे पहले फैक्ट्रीज़ के अंदर जो काम बहुत सारे पहले लेबर करती थी, अब वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोट्स और वो मशीनें करेंगी। ठीक है, जैसे कि आज के समय पे हमारे को नई नई फील्ड्स में एजुकेशन सेक्टर में जो है अपना टाइम और अपनी मनी चैनल करने की ज़रूरत है। कौन कौन सी फील्ड, जैसे कि मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स जैसे कि साइंसेस, सोशल साइंसेस, ह्यूमैनिटीज़, इन सभी में हमारे को अपना जो है टाइम इन्वेस्ट और पैसा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, एनर्जी इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि आज के समय पे दे आर इन हायर डिमांड। नेक्स्ट यहाँ पे बता रखा है कि आज के समय पे ये एजुकेशन पॉलिसी में पूरा ये लिखा हुआ है, मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ एजुकेशन पॉलिसी में यहाँ पे क्या बता रखा है हमारी 2020 में कि वर्ल्ड भी बदल रहा है। पता है आपको, नेचुरल रिसोर्सेज डिप्लीट होती जा रही हैं, क्लाइमेट हमारा चेंज होता जा रहा है, कभी बारिश आएगी कभी नहीं आएगी, तो फार्मर्स को भी अलग अलग टेक्निक्स हमें जो है वो इनोवेटिव सी टेक्निक्स, टेक्नोलॉजी में इनोवेशंस ला के देने होंगे कि वो सिर्फ बारिश पे डिपेंडेंट ना रहें। वो ट्यूबवेल जैसे पहले ज़माने में टेक्नोलॉजी निकली थी ना, अब हमारी जिम्मेवारी है ह्यूमन कैपिटल की, हम भी नई नई टेक्नोलॉजी लाए एज़ पर आर अर्थ रिसोर्सेज, हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट करें। ठीक है, तभी तो जो हमारी अर्थ जो पहले जैसे थोड़ी रही है, अब धीरे धीरे रिसोर्सेज डिप्लीट हो रही हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो आज के समय के हिसाब से हमें अडाप्ट करना चाहिए, और अच्छी ह्यूमन कैपिटल ही सोसाइटी के चेंजेस को अडाप्ट कर पाती है। पढ़ा था ना एजुकेशन के बेनिफिट में, तो ये सोसाइटी में जो चेंजेस आ रहे हैं उसको एक एजुकेटेड इंसान जो है अडाप्ट कर पाएगा, यानी कि एक ह्यूमन कैपिटल अडाप्ट कर पाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे यही लिखा है कि जैसे जैसे हमारे वर्ल्ड का क्लाइमेट चेंज हो रहा है, नेचुरल रिसोर्सेज चेंज हो रही है, तो हमें नए स्किल्ड लेबर की यानी कि एजुकेटेड लोगों की ज़रूरत है हर फील्ड में, बायोलॉजी की फील्ड में भी, केमिस्ट्री की फील्ड में भी, फिजिक्स की भी, एग्रीकल्चर की भी, क्लाइमेट की भी, साइंस की भी और सोशल साइंस की भी, जो इन सब चेंजेस को अडाप्ट कर पाएगी। ठीक है, तो मैं आपको सारे पैराग्राफ पढ़ा रही हूँ कि भाई साहब बुक देखोगे तो आप कंफ्यूज नहीं होगे, यहाँ सिर्फ थ्योरेटिकल बातें हमें बता रखी है। नेक्स्ट, जैसे जैसे आजकल आप 2 पैंडेमिक देख चुके हो, आपने वो स्टेज 1 की देख ली कोरोना वायरस की, स्टेज 2 भी देखी, कितना खतरनाक था वो पैंडेमिक। ठीक है, तो उस समय में हमारे को अपना ऐसा ह्यूमन कैपिटल भी चाहिए जो वहाँ रिसर्च कर रहे होंगे, हमारे लिए प्रिवेंटिव मेडिसिन, वैक्सीनेशन बना रहे होंगे। वो कब होगा? जब ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट हो रखा होगा, तभी तो ऑलरेडी साइंटिस्ट, डॉक्टर्स होंगे, वही तो उस पर रिसर्च करके बनाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आज के समय पे हमें इनकी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ आप देखो, देयर विल बी ग्रोइंग डिमांड फॉर ह्यूमैनिटीज़ एंड आर्ट as India move towards becoming a developed country as well as among the 3 largest economies in the world। अगर हमारी कंट्री को, यहाँ पढ़ो सभी स्टूडेंट्स, अगर हमारी कंट्री को डेवलप्ड कंट्री बनना और लार्जेस्ट 3 इकोनॉमीज़ का हिस्सा बनना है, तो हमें अपनी ह्यूमैनिटी स्ट्रीम पे भी फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, उसको भी और अच्छे से हमें डेवलप करना पड़ेगा। डन, वहाँ पे भी अपनी रिसोर्सेज चैनलाइज करनी पड़ेगी। तो दिस पॉलिसी विजन सजेस्ट हाउ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया विल मूव इट्स इकोनॉमी टू अ हायर ग्रोथ ट्रैजेक्टरी बेस्ड ऑन नॉलेज लैंडस्केप। मतलब ये वाला इकोनॉमिक पॉलिसी यानी कि इकोनॉमिक पॉलिसी 2020 ने हमें ये बताया कि आने वाले समय में इस तरीके से हम अपनी ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करेंगे। कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? सबसे पहले हमने देखा कि जैसे जैसे नई मशीनरी आ रही है तो हम लोग क्या करेंगे, साइंस हो, ह्यूमैनिटीज़ हो या फिर अलग मैथमेटिक्स, फिजिक्स, हर फील्ड में ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करेंगे। जैसे जैसे अर्थ की रिसोर्सेज डिप्लीट हो रही हैं तो हम नए स्किल्ड लेबर लेकर आएंगे जो नई टेक्नोलॉजी इन्वेंट करेंगे, चाहे वो ज्योग्राफी की फील्ड हो, एग्रीकल्चर की हो, साइंस की हो या कोई फिजिक्स की फील्ड हो, हर एक में नए एजुकेटेड स्किल्ड लेबर लाएंगे जो इनोवेशंस लाए अर्थ की चेंजेस के हिसाब से। नए नए ऐसे हम रिसर्च सेंटर्स बनाएंगे, वहाँ पे रिसर्च करने के लिए हमारे पास साइंटिस्ट होने चाहिए, ऐसी ह्यूमन कैपिटल होनी चाहिए जो प्रिवेंटिव मेडिसिन हमारे लिए बनाएंगी। ह्यूमैनिटीज़ फील्ड में हमारे को ग्रो करने की ज़रूरत है, क्योंकि तभी जो है अगर हमें डेवलप्ड कंट्री बनना है, अगर हमें 3 लार्जेस्ट इकोनॉमीज़ में आना है, तो उसके लिए हमें अपनी ह्यूमैनिटीज़ आर्ट स्ट्रीम को भी जो है, आर्ट सेक्टर को भी
डेवलप करने की ज़रूरत है। तो ये हमारा विज़न है किसका, इकोनॉमिक पॉलिसी 2020 का। अब मूव करते हैं हम आगे अपने चैप्टर पे, ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। इस टॉपिक में बस ये है देखो कि ह्यूमन कैपिटल ह्यूमन बींग्स को एक मीन्स की तरह देखते हैं, यानी कि ह्यूमन बींग्स क्या है, एक तरीके के एसेट है। ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन बींग्स क्या है, इन्वेस्ट करें अपनी एजुकेशन में क्योंकि उससे पैसा मिलेगा, इन्वेस्ट करें अपनी हेल्थ में क्योंकि अच्छे हेल्दी रहेंगे। वो अब स्कूल वाला एग्जाम्पल दिया था ना, टीचर का अगर पेट में दर्द है, सर में दर्द है, अच्छा पढ़ा नहीं पाएंगे, लॉस हो रहा है, ठीक है, अपनी सैलरी भी उनकी कटेगी, छुट्टी मारेंगे तो वहाँ डॉक्टर पे भी खर्चा होगा ऑब्वियसली वो भी। तो हर तरीके से जो है, अगर ऑलरेडी हेल्थ को अच्छे से कोई इंसान देखते हुए चल रहा होगा, हेल्थ पर रेगुलर बेसिस पे अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे तो ऐसे सिचुएशन नहीं आएगी। तो हेल्दी रहना भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हेल्दी लाइफस्टाइल रखेंगे तो हेल्दी रहेंगे। तो इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, जिससे हम इकोनॉमिक बेनिफिट्स अवेल कर पाए। ये ह्यूमन कैपिटल के कॉन्सेप्ट में आता है। बट ह्यूमन डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है। ह्यूमन डेवलपमेंट आप मानो वो ऐसा नहीं होता, उसमें पैसे का कोई सीन नहीं होता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट का मतलब होता है कि एक एजुकेशन ले इंसान अपने लिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, अपने कॉन्फिडेंस लाने के लिए अपने अंदर, अपने प्राइड के लिए, नई नई टेक्नोलॉजी को अडाप्ट करने के लिए, उसके लिए इंसान एजुकेशन सीख करे। हेल्दी रहे खुद के लिए कि उसकी खुद की लाइफ अच्छी रहेगी, इसलिए नहीं कि हेल्दी होगा तो ज़्यादा पैसे कमाएगा, इसलिए कि उनकी खुद की लाइफ अच्छी चलेगी। ये ह्यूमन डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट, बस यही डिफरेंस है। यहाँ इसकी डेफिनेशन देख लो, ये पूरा गिवन है। ह्यूमन कैपिटल कंसिडर्स एजुकेशन एंड हेल्थ एज अ मीन्स टू इंक्रीज लेबर प्रोडक्टिविटी, लेबर की प्रोडक्टिविटी और इनकम बढ़ाने का चैनल समझता है ह्यूमन कैपिटल, इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ को। बट वहीं पे ह्यूमन डेवलपमेंट क्या कहता है, अगर आप एजुकेशन सीख करोगे, हेल्थ करोगे, तो ये आपको खुद को बेनिफिट करेगा, आपके लिए सही है, आपकी लाइफ के लिए अच्छा है। जैसे एजुकेशन के हमने बेनिफिट्स पढ़े, तो पहला बेनिफिट इनकम वाला था, दूसरा बेनिफिट क्या था, सोसाइटी में प्राइड से रहोगे। वो एग्जाम्पल बैंक वाला बताया था ना मैंने, कि वो इंसान जिनको वो स्लिप फिल करनी नहीं आती, उन्हें घबराहट होगी, उन्हें डर लगेगा किससे जाके मैं मदद मांगूँ, वो दूसरे पे डिपेंडेंट होंगे, ठीक है, तो उस समय उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो यही चीज़ है कि अगर आप अपनी एजुकेशन पे खर्चा कर रहे हो, आप हेल्दी हो, तो वो आपको खुद से भी सेल्फ कॉन्फिडेंस देगा। इसलिए ह्यूमन डेवलपमेंट इज़ इंपॉर्टेंट। तो ह्यूमन डेवलपमेंट खर्चा करना एजुकेशन में और हेल्थ को एज अ इनकम, लेबर प्रोडक्टिविटी का माध्यम नहीं समझता है। वहीं ह्यूमन कैपिटल में प्रॉपर हम बेनिफिट्स के लिए देखते हैं कि लेबर प्रोडक्टिविटी, इनकम बेनिफिट्स के लिए हम यहाँ पे खर्चा कर रहे हैं। यहाँ देख सकते हो आप, ह्यूमन कैपिटल ट्रीट ह्यूमन बींग्स एज अ मीन्स टू एन एंड, यानी कि कुछ अचीव करने के लिए हम ये कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, एजुकेशन पे खर्चा कर रहे हैं कुछ अचीव करने के लिए, कि अच्छी सैलरी मिले, अच्छी जॉब कर सके, बढ़िया से एंटरप्रेन्योर बन जाए, कोई स्टार्टअप करें, पैसा कमा पाए, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करें हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट की, ह्यूमन डेवलपमेंट इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया दैट एजुकेशन एंड हेल्थ आर इंटीग्रल टू ह्यूमन वेलबींग। हाँ, भले की बात होगी भाई, पढ़ोगे लिखोगे, अच्छी आपकी तबीयत होगी तो आपकी भलाई की ही बात है। हाँ, पैसे भी छोड़ दो, भलाई होगी आपकी उसमें, ठीक है। तो यही है, बिकॉज ओनली, यहाँ पे आप देख सकते हो, भलाई होगी, बिकॉज ओनली व्हेन पीपल हैव द एबिलिटी टू रीड एंड राइट, टू लीड अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, दे विल बी एबल टू मेक अदर चॉइसेस विच दे वैल्यू। तो जब आपको पढ़ना लिखना अच्छे से आता है, आप हेल्थ है, तो ऑब्वियसली आप अपनी लाइफ में अपने लिए बाकी भी अच्छे डिसीजंस ले पाओगे, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द ह्यूमन डेवलपमेंट एंड ह्यूमन कैपिटल। अब आते हैं हम अपने, आई थिंक सो ये सेकेंड लास्ट टॉपिक है, स्टेट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। इंडिया में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कैसे होती है? तो ये तो आपको पता है, ह्यूमन कैपिटल कब फॉर्म होती है, जब एजुकेशन पे खर्चा होता है, हेल्थ पे होता है, जॉब ट्रेनिंग पे होता है, माइग्रेशन पे होता है, और लास्ट इंफॉर्मेशन पे। अब हमारी कंट्री में, जो हमारी कंट्री है किस सिस्टम पे चलती है, फेडरल सिस्टम पे। वी हैव सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर है अभी, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट सरकार बीजेपी की चल रही है। साथ ही के साथ में आप जिस जिस स्टेट में रहते हो, आप यूपी में रहते हो, बिहार में, पंजाब में, केरला में, किसी भी स्टेट में आप रहते हो, आपके स्टेट वाइज भी एक आपकी सरकार होगी, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट, वहाँ पे आपके सीएम होंगे। तो हमारी कंट्री में फेडरल स्ट्रक्चर चलता है। आपके गांव में एक पंचायत भी हो सकती है, होगी ऑब्वियसली, पंचायत होती है हमारे यहाँ, ग्राम पंचायत होती हैं विलेज लेवल पे, और जो शहर में रहते हैं तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस होती हैं। तो हमारे यहाँ इतने सारा डिवीज़न हो रखा है, ठीक है, इस तरीके से गवर्नमेंट की पावर डिवाइडेड है, और हर लेवल पे गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है कि वो एजुकेशन की तरफ और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे, और जो है कुछ ना कुछ अपनी तरफ से योगदान देंगे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये सब चीज़ें मेंशन है कि किस तरीके से ये वर्क करा जाएगा, ठीक है। तो यही बात यहाँ
बता रखी है स्टेटस पढ़ने का इंडिया के एजुकेशन सिस्टम का और इंडिया का ह्यूमन कैपिटल का। पहले उससे पहले ये जानते हैं कि इंडिया में होता क्या है ह्यूमन कैपिटल फॉर्म करने के लिए। तो हमारे यहाँ पे फेडरल कंट्री है, हमारे यहाँ स्टेट गवर्नमेंट भी है, लोकल गवर्नमेंट भी है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी, और हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली मेंशन है ईच गवर्नमेंट को क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही एक्सपेंडिचर भी हमारे यहाँ गिवन है। जो हमारी स्टेट लिस्ट यूनियन लिस्ट होती है ना, उसमें दोनों में हमें बता रखा है कि एजुकेशन पे क्या खर्चा करा जाएगा। एवरीथिंग इज मेंशन्ड इन आवर एजुकेशन, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। आगे हमें ये बताया गया है कि क्यों अब हमारी जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट होती है। पता है आपको, यूनियन लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट को जो टास्क करने में होते हैं वो स्टेट लिस्ट में होते हैं हमारे स्टेट गवर्नमेंट के, और एक होते हैं कॉन्करेंट लिस्ट जिस पे दोनों मिलके काम करती हैं, ठीक है। कॉन्करेंट लिस्ट में एजुकेशन आता है, क्यों? क्योंकि एजुकेशन पे स्टेट भी कोई स्कीम निकाल सकती है। आपने देखा होगा आप जिस स्टेट में रहते हो सीएम जो होते हैं स्टेट के कई बार स्कीम निकाल देते हैं कि बच्चों को जो है फ्री एजुकेशन मिलेगी, स्कॉलरशिप मिलेगी, लैपटॉप मिलेंगे, फ़ोन मिलेंगे, टैबलेट मिलेंगे। अभी पैंडेमिक के टाइम पे बहुत हुआ था ये ऑनलाइन एजुकेशन के लिए। वहीं सेंट्रल गवर्नमेंट भी काफ़ी स्कीम निकालती है शिक्षा के लिए हमारे, कि बच्चों को फ्री शिक्षा मिलेगी या फिर स्कॉलरशिप के लिए काफ़ी सारी स्कीम्स निकालते हैं सेंटर स्टेट दोनों लेवल पे। क्यों गवर्नमेंट अपनी तरफ से योगदान दे रही है? प्राइवेट सेक्टर है तो हमारे यहाँ एजुकेशन के लिए, क्यों दे रही है? क्योंकि ज़रूरत है हमारे यहाँ। तो ये अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है एग्जाम के लिए कि क्यों हमारे यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर की जगह हमारा जो गवर्नमेंट है पब्लिक सेक्टर भी इस फील्ड में आ रहा है। क्यों हमारे एजुकेशन और हेल्थ में, स्कूलिंग के लिए, कॉलेजेस के लिए और ये हेल्थ सेक्टर में गवर्नमेंट की ज़रूरत है। वाई देयर इज़ अ नीड ऑफ पब्लिक सेक्टर इन एजुकेशन एंड हेल्थ इन इंडिया। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ भी सकता है, तो समझते हैं क्यों है ज़रूरत। वैसे तो तुम्हें पता भी है क्यों है ज़रूरत, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर से प्रॉफिट अर्निंग पे चलता है और हमारे यहाँ पॉवर्टी लाइन के नीचे काफ़ी सारी पॉपुलेशन है। काफ़ी सारी पॉपुलेशन जो है इतनी इनकम अर्न नहीं करती है और वो प्राइवेट स्कूलों के खर्चे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ना ही प्राइवेट हॉस्पिटल की फीसें अफोर्ड कर सकते हैं। तो उनके लिए गवर्नमेंट का इंटरवेंशन इज़ इम्पॉर्टेंट। बस सिंपल यही आंसर फॉर्म करना है। पॉइंट्स बता देती हूँ कैसे कर सकते हो। ओके, सो लेट्स डिस्कस क्या ज़रूरत है, क्या नीड है हमारी गवर्नमेंट की इंटरवेन करने की, किस में? हमारा हेल्थ सेक्टर में और हमारे एजुकेशन सेक्टर में। सबसे पहली चीज़ ये बताई है कि ये एजुकेशन और हेल्थ एक इंसान की लाइफ में लॉन्ग टर्म इफेक्ट जो है वो लेकर आती हैं, ठीक है। तो इसीलिए गाइज ये इतनी क्रिटिकल चीज़ें, एक हेल्थ है और जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, ये हमारी लाइफ के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। तो इसके डिसीजन लेने के लिए, इसकी वेलबींग के लिए हमारी गवर्नमेंट को डेफिनेटली होना चाहिए। सिर्फ इसको प्राइवेट सेक्टर पे हमें नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया गया है कि अगर कोई एजुकेशन से रिलेटेड जो है, देयर आर सो मेनी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, बट आपने नोटिस करा है कि जो स्कूल में आप पढ़ रहे हो गाइस, काफ़ी सारे हमारे स्कूल CBSE से एफिलिएटेड होते हैं। यू आर हैविंग योर NCERT बुक्स, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने डेफिनेटली इस चीज़ को इंश्योर करा है कि वो चाहे कोई प्राइवेट सेक्टर से एजुकेशन ले रहे हों या फिर हम किसी जो है प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके इलाज करा रहे हो, गवर्नमेंट ने हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखा है कि उन्होंने कुछ पॉलिसीज़ बनाई हैं, कुछ ना कुछ रेगुलेटरी सिस्टम बनाए हैं जिससे वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को भी देखरेख में अपने रखती है। जैसे कि आप किसी भी स्कूल में अगर पढ़ रहे हो तो वो CBSE बोर्ड से एफिलेटेड है, या फिर अगर आप किसी स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट हो तो वो आपकी स्टेट बोर्ड से एफिलेटेड स्कूल में आप पढ़ रहे होगे। वहाँ से किसी ना किसी तरीके से हमारे एजुकेशन सिस्टम को, वॉट यू विल स्टडी, वॉट यू विल रीड इज समहाउ कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट। जैसे बुक है, ये कौन सी बुक से चैप्टर पढ़ा रही हूँ मैं आपको? NCERT की बुक, जो हमारी जो है सरकार, जो हमारी गवर्नमेंट है, जिसको जो है गवर्नमेंट रेगुलेट करती है। तो इस वे में गवर्नमेंट को पता है भाई कि मेरा, गवर्नमेंट का खुद का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होना चाहिए एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में, सिर्फ प्राइवेट में नहीं छोड़ सकते हैं। इसलिए गवर्नमेंट ये NCERT के थ्रू और हमारा ये अलग अलग बोर्ड्स के थ्रू एजुकेशन को फैसिलिटेट करती है, एजुकेशन को रेगुलेट करती है। वहीं पे हेल्थ के लिए भी देयर आर सो मेनी हेल्थ मिनिस्ट्रीज, अभी आगे नाम बताती हूँ, जिससे हेल्थ सेक्टर को गवर्नमेंट अपनी देखरेख में, अपनी निगरानी में रखती है, ठीक है। NCERT की बुक पढ़ रहे हो ना आप? अभी ये जो कुछ भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ इसमें लेटेस्ट बुक के हिसाब से पढ़ा रही हूँ, 2022-23 का एडिशन, क्योंकि हमारी NCERT बुक में काफ़ी सारे एडिशन होते रहते हैं, कुछ कुछ टॉपिक्स हमारे बदलते रहते हैं, अपडेट होते रहते हैं। तो मैं जो भी आज आपको पढ़ा रही हूँ प्योर NCERT का पूरा एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ, साथ ही के साथ ये लेटेस्ट अपडेट वाला 2022-23 वाला है। तो अब एक और रीज़न है जिसकी वजह से गवर्नमेंट जो है इंटरवेन करती है एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में, सिर्फ प्राइवेट पे नहीं छोड़ती। क्योंकि गाइस जो हम कंज्यूमर है, ये बहुत बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट नेसेसिटीज़ है। हेल्थ और एजुकेशन जो हर कोई सीख करना चाहता है, हेल्थ उससे भी ज़्यादा है और एजुकेशन उससे भी ज़्यादा है, दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइस कई बार ऐसा हो जाता है कि प्राइवेट सेक्टर ना अपना मोनोपोली सी बना के बहुत ज़्यादा चार्ज कर सकता है, बहुत ज़्यादा कॉस्ट रख सकते हैं इन सब
सर्विसेज की, कि एजुकेशन की और हेल्थ सर्विसेज, हेल्थ सेक्टर प्रोवाइड करने की, वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट रख सकते हैं और इससे एक्सप्लॉइटेशन होगा कंज्यूमर का, कि उन्हें पढ़ाई के लिए और उन्हें इलाज कराने के बहुत पैसा देना पड़ा है। तो इसलिए गवर्नमेंट निगरानी रखने के लिए, कंट्रोल रखने के लिए गवर्नमेंट ने अपनी कुछ मिनिस्ट्रीज बनाई है। वी हैव NCERT जो इन सब चीज़ों को कंट्रोल कर पाती है। NCERT की बुक का अगर आप प्राइस देखोगे, वहीं पे अगर आप कोई ऐसी कोई महंगी सी बुक का प्राइस देखोगे, आपको फ़र्क दिख जाएगा, ठीक है। तो इसलिए प्राइस को भी रेगुलेट करने के लिए, लोगों को जो है बहुत महंगाई में सब चीज़ें ना मिले, इसलिए भी मेडिसिन सेक्टर में भी गवर्नमेंट अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन करती है। गवर्नमेंट के कंट्रीब्यूशन करने के लिए हमारे पास गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज हैं, जस्ट लाइक वी हैव मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एट द यूनियन एंड स्टेट लेवल। जैसे CBSE सेंट्रल लेवल का है, वैसे ही हर स्टेट के अलग अलग बोर्ड्स होते हैं। असम बोर्ड इज़ देयर, बिहार बोर्ड इज़ देयर, राजस्थान बोर्ड इज़ देयर। वो अपने अपने लेवल पे हमारे को जो है एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं गाइस, और नॉर्म्स बनाते हैं, जिसके हिसाब से हमारे प्राइवेट स्कूल भी उनसे एफिलिएट होकर हमारे को स्टडी कराते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट ने एजुकेशन सेक्टर को कंट्रोल करा है। हमारे पास हमारी बुक है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। कौन सी बुक है ये? NCERT की फुल फॉर्म है, ये याद करना एग्जाम में आ सकती है, ठीक है। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन है हायर एजुकेशन के लिए हमारे पास। ऑल इंडियन काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन है। ये सब फाइन जो हमारा एजुकेशन सेक्टर है ना, उसको फैसिलिटेट करती है। अगर हेल्थ सेक्टर में देखो, यहाँ तो NCERT है, अलग अलग स्टेट बोर्ड है, CBSE बोर्ड है और UGC है, जो हमारा एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को ध्यान में रखती हैं, उनको फैसिलिटेट करती हैं, उनको कोऑर्डिनेट करती हैं, उन्हें पॉलिसीज़ बताती हैं। हेल्थ में देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, यूनियन लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे भी। फिर कुछ ऑर्गेनाइजेशंस है जैसे नेशनल मेडिकल कमीशन, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। ये वो इंस्टीट्यूशन है जो हेल्थ सेक्टर को रेगुलेट करते हैं। भाई 1 मार्कर 2 मार्कर के लिए ये याद कर लो अच्छे से, जो है एजुकेशन सेक्टर में कौन से गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन काम करते हैं और हेल्थ सेक्टर में कौन से करते हैं। और एक रीज़न तो मैंने तुम्हें बता ही दिया था कि क्यों बहुत ज़रूरी है हमारी कंट्री में गवर्नमेंट का रोल एजुकेशन हेल्थ सेक्टर में, क्योंकि हमारे यहाँ तो इतनी पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन है। अगर जो है प्राइवेट सेक्टर की फीसें जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते और वो बीमार हो तो वो कहाँ जाए, अगर उन्हें अपने बच्चों को पढ़ाना हो तो वो कहाँ जाए, ठीक है। तो इसलिए पब्लिक सेक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर कंट्री। पॉवर्टी लाइन से कोई नीचे भी नहीं हुए, जिनके पास जो है आप सोचो कि बहुत ज़्यादा कमाई नहीं करते हैं, थोड़ा बेसिक कमाई वो कर रहे हैं, तो उनको भी गाइस अगर वो प्राइवेट का खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना चाहिए ना उनके लिए, कि उनके बच्चे भी अच्छे से पढ़ लिख पाए, अगर वो बीमार हो तो वो भी अच्छे से इलाज करा पाए। तो डेफिनेटली गवर्नमेंट का रोल इज़ इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया है। हम मूव करते हैं अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पे एंड लेट्स कंटिन्यू। अब चैप्टर बस एंड होने वाला है, ठीक है। सो नाउ लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर। अब 5.6 टॉपिक है, 5.7 फिर जल्दी से खत्म हो जाएगा। तो एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया, ग्रोथ ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, ठीक है। तो इसे जल्दी से समझाती हूँ। भाई गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, हम तो भाई इंडिया में एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए हम अपनी तरफ से योगदान देंगे। तो गवर्नमेंट किस टाइप से एक्सपेंडिचर करती है, खर्चा करती है एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए? 2 टाइप से करती है, डिवाइडेड 2 टाइप में है। एक आप यहाँ देख लो, पहली होता है एज अ पार्ट ऑफ, या फिर आपको एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, यानी कि गवर्नमेंट का जो 100% खर्चा होना है, चाहे उसमें से देखो गवर्नमेंट का कितनी जगहों पे खर्चा होता है, डिफेंस पे, एग्रीकल्चर पे और सिक्योरिटी पे और टेलीकम्युनिकेशन पे, ये जितने खर्चे गवर्नमेंट के होते हैं उसमें से गवर्नमेंट डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ भैया अब की बार 10% खर्चा हमारा एजुकेशन पे होगा। गवर्नमेंट स्कीम्स बना लेती है और लिख लेती है, नहीं अब की बार 10% खर्चा एजुकेशन पे करेंगे, हमने 20%, हमारा 30% डिफेंस का हो गया, 20% एग्रीकल्चर में देना है, 20% इंडस्ट्री को देना है, तो भैया 10% हमने सोच लिया अपना किसको देना है, एजुकेशन को। इस तरीके से गवर्नमेंट जब अपना एक्सपेंडिचर पूरा मेंशन करती है तो गवर्नमेंट डिसाइड कर लेती है इतना % हम देंगे अपने एजुकेशन सेक्टर को। दूसरा होता है, यहाँ आप देखो, एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। जीडीपी का परसेंटेज मतलब जितना भी जीडीपी कंट्री का आया, यानी कि कंट्री का जितना भी जीडीपी हुआ है उस जीडी में से कितनी परसेंटेज, उस जीडीपी में से कितनी परसेंटेज हम खर्च करेंगे अपनी एजुकेशन सेक्टर पे, ठीक है। अगर हमारा जीडीपी है, जितने भी परसेंटेज, जितना भी हमारा जीडीपी है उसमें से कितना % हम एजुकेशन पे खर्चा करेंगे। तो हमारे को परसेंटेज दी है कि देखो अभी हमारा 1950 से, इंडिपेंडेंस से बाद से लेके अभी तक कैसा खर्चा गवर्नमेंट ने करा है हमारे एजुकेशन पे। तो अगर पहले हम बात करें अपना गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, जो टोटल एक्सपेंडिचर में से गवर्नमेंट ने कहा था, तो वो हमारा 1952 में 7.92 था और 2014 तक वो 15.7 तक पहुंचा है,
ठीक है। सेकंड वाला हमारा है जीडीपी से जो एक्सपेंडिचर करना है वो 0.64% से 4.13% तक पहुंचा है। ठीक है, तो थ्रू आउट दिस ईयर आपको दिख रहा है हाँ इंक्रीज तो हुआ है हमारे एजुकेशन के ऊपर खर्चा, बट गाइज ये बहुत अभी अगर हम लगाएं तो ये उस लेवल का नहीं है जो हमारी कंट्री को नीडेड है। नहीं, हमारी कंट्री को और भी ज़्यादा जो है गवर्नमेंट के थ्रू एक्सपेंडिचर नीडेड है इस एजुकेशन सेक्टर में। अब ये हमने इतना लंबा पीरियड पढ़ा है 1952 से 2014 तक का। ठीक है, इस पीरियड में कोई टाइम ऐसा था जब गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंडिचर करा और कभी कभी था कि नहीं करा, तो ये इरेगुलर रहा था। साथ के साथ में यूनिफॉर्मिटी में भी नहीं चला। कुछ साल रहे गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर पे ध्यान दिया एजुकेशन सेक्टर के, कुछ में बिल्कुल भी नहीं दिया, तो इससे भी इरेगुलरिटी हमारी कंट्री में क्रिएट हुई ना। तो इसलिए अभी भी उस एक्सपेक्ट हमारी गवर्नमेंट को और करना चाहिए एक्सपेंडिचर हमारे एजुकेशन सेक्टर में। अगर हम प्राइवेट इंडिविजुअल का एक्सपेंडिचर देखें, प्राइवेट लोग भी तो अपनी पढ़ाई में और जो है प्राइवेट सेक्टर भी तो एक्सपेंडिचर करता है एजुकेशन में, अगर हम उनका देखें तो वो फिर अगर टोटल हम कर लेंगे तो काफ़ी हायर है। डन। तो यही हमें बताया है हमारे एजुकेशन सेक्टर के एक्सपेंडिचर के गवर्नमेंट को लेकर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कैसे गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर डिवाइडेड है। तो सबसे ज़्यादा एजुकेशन लेवल पे जो भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है उसमें से एलिमेंट्री पे गवर्नमेंट का सबसे ज़्यादा खर्चा होता है। एलिमेंट्री एजुकेशन पे, एलिमेंट्री एजुकेशन कौन सी से कौन सी क्लास तक होता है, एक बार प्लीज़ जरा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना हम किस लेवल की एजुकेशन को एलिमेंट्री एजुकेशन कहते हैं। तो गवर्नमेंट का काफ़ी सारा जो खर्चा होता है वो एलिमेंट्री एजुकेशन पे होता है। लीस्ट होता है हायर एजुकेशन पे और टर्शरी। हायर मतलब आप समझ लो 11th 12th, और टर्शरी मतलब कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल की एजुकेशन जो होती है ना, कॉलेजेस, पॉलिटेक्निक्स, यूनिवर्सिटी, उस पर गवर्नमेंट इतना खर्चा नहीं कर रही है। ठीक है, अब समझ लिया गवर्नमेंट कितना खर्चा कर रही है। अब गवर्नमेंट ने जो भी ये खर्चा करा है, चाहे जीडीपी में से करा चाहे टोटल एक्सपेंडिचर में से करा है, सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट की तरफ से अगर हम देखें तो गवर्नमेंट खर्चा करती है एलिमेंट्री एजुकेशन पे। यानी कि आप समझ लो जो 1st से 5th और 8th क्लास तक की एजुकेशन होती है ना, जो बेसिक एजुकेशन होती है, उस पर गवर्नमेंट का ज़्यादा ध्यान जाता है। और गवर्नमेंट टेरिशरी एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाती है, ना ही हायर में 11th 12th मान लो, टेरिशरी में कॉलेज और अपना यूनिवर्सिटी लेवल की। गवर्नमेंट यहाँ पे अपना योगदान नहीं दे पा रही, यानी कि यहाँ के लिए इंपॉर्टेंट स्कीम स्कॉलरशिप नहीं लेकर आ पा रही है, फ्री एजुकेशन यहाँ प्रोवाइड ज़्यादा नहीं कर पा रही है जितना एलिमेंट्री लेवल पे कर रही है। ठीक है, तो गवर्नमेंट की तरफ से एलिमेंट्री में ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। बट अगर हम देखें हमारी कंट्री लेवल पे तो एक बच्चे का टर्शरी एजुकेशन पे ज़्यादा खर्चा हो रहा है एज कम्पेयर टू द गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर करिए। अभी तक गवर्नमेंट की ज़्यादा एक्सपेंडिचर एलिमेंट्री पे होता है, टर्शरी और हायर पे कम होता है। बट हमारे को अपनी कंट्री में क्या करना है गाइस, हमारे को अपनी कंट्री में हर एक लेवल पे हाई लेवल एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। हमारी इतनी पॉपुलेशन है, उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, हमारा फ़ायदा ही फ़ायदा, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बन जाएगी वो। ठीक है, तो इसीलिए हमारे को क्या करना चाहिए, एलिमेंट्री हो, हायर हो, या फिर कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल हो, टर्शरी एजुकेशन हो, हर लेवल पे ट्रेन टीचर्स होने चाहिए जो बढ़िया से बढ़िया ह्यूमन कैपिटल हमारे लिए बना रहे हों। और पता है आपको हमारे यहाँ पे जो एक्सपेंडिचर ये कैपिटल पे हो रहा है ना, सॉरी एजुकेशन पे हो रहा है, ये अनइवन है। कुछ स्टेट है जैसे हिमाचल प्रदेश का बताया वो ज़्यादा खर्चा कर रही है, बिहार में ज़्यादा खर्चा नहीं हो रहा है, एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा है एजुकेशन पे, तो फिर वहाँ पे लोग तो ज़्यादा पढ़ लेंगे, यहाँ के इतने जो है उनको उतना बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। तो ऐसा होगा कि यहाँ वाले लोगों को ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, यहाँ वालों को नहीं मिल रहा है। तो इसलिए गाइज ये जो है इस वजह से रीजनल इम्बैलेंस क्रिएट हो जाते हैं। तो हमारी गवर्नमेंट को इंश्योर करना चाहिए कि हर स्टेट को जो है ज़्यादा से ज़्यादा वो हेल्प करे कि वो अपने एजुकेशन एक्सपेंडिचर रखें ज़्यादा। ऐसा ना कोई स्टेट करे कोई स्टेट ना करे। डन। आगे गाइज हमारे को बता रखा है कि गवर्नमेंट हमारी जो ये खर्चा कर रही है एजुकेशन पे ये इनएडिक्वेट है। अभी गवर्नमेंट जितना डिज़ायर्ड रेट है उतना नहीं कर पा रही है। ये आप ईयर पढ़ो, कितना पुराने ज़माने की बात हो रही है, 64-66। इसमें जो हमारी एजुकेशन कमीशन है उन्होंने रिकमेंड करा था, उन्होंने एक इन्फॉर्मेशन दी थी, हमें सुझाव दिया था कि कंट्री का 6% एक्सपेंडिचर जो है वो एजुकेशन पे होना चाहिए। 1999 में एक कमीशन बनी थी, द तपस मजूमदार कमेटी। ठीक है, तो याद रखना इसको 1 मार्कर के लिए, द तपस मजूमदार कमेटी। ये अपॉइंट करी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1999 में। इस कमीशन ने कहा कि अगर हम अपनी कंट्री में एजुकेशन लेवल बढ़ाना चाहते हैं तो 10 सालों के लिए एजुकेशन का एक्सपेंडिचर टोटल उन्होंने कितना बताया, कितना होना चाहिए, 1.37 लाख करोड़ ओवर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। ठीक है, तो यानी कि इससे इस पीरियड में इन्होंने कहा 1.37 लाख करोड़ हमें एजुकेशन के लिए रखना चाहिए, सो दैट जो ये एलिमेंट्री एजुकेशन है, जो 6 to 14 ईयर्स के स्टूडेंट को जो एजुकेशन प्रोवाइड करनी है वो उन्हें मिल पाए और हमारा एजुकेशन लेवल बढ़ पाए। तो हमारा डिजायर्ड रेट 6% है, बट हम कितना दे रहे थे, बस 4% हम एजुकेशन को प्रोवाइड कर रहे थे। अभी भी हमारे को ये 6% वाला गोल रीच करने की ज़रूरत थी। ज़रूरत कितनी थी हमारे को कि हम 6% जो है एक्सपेंडिचर करें एजुकेशन पे, कर
हम बस 4% रहे थे, तो हमारी ऑब्वियसली एजुकेशन में कमी चल रही थी। फिर 2009 में देखो, ये देखो 2009 में गवर्नमेंट ने क्या करा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनेक्टेड राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट, जिसमें गवर्नमेंट ने क्या कहा कि जो बेसिक एलिमेंट्री एजुकेशन है 6 to 14 ईयर्स, वो हर बच्चे का राइट है और हर बच्चे को वो प्रोवाइड होगी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये एक जो है गवर्नमेंट की तरफ से बहुत बड़ा इनिशिएटिव था टुवर्ड्स द एजुकेशन सेक्टर, ये एलिमेंट्री एजुकेशन सभी को मिलेगी। देखो 2009 में जाके ये लागू हुआ, 66 से हमें पता था, बट 2009 में जाके ये लागू हुआ कि एलिमेंट्री एजुकेशन वो सभी को मिलेगी। गवर्नमेंट ने गाइस एक और इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिया, गवर्नमेंट ने एक एजुकेशन सेस लॉन्च करा, यानी कि एक टाइप का टैक्स है जो गवर्नमेंट लीव करती है, सो दैट इस टैक्स से जो पैसा आएगा वो गवर्नमेंट एलिमेंट्री एजुकेशन के खर्चे में जो है यूज कर पाएगी। ठीक है, तो इन एडिशन टू दिस द गवर्नमेंट सैंक्शंस अ लार्ज आउटले फॉर द प्रमोशन ऑफ हायर एजुकेशन एंड न्यू लोन स्कीम्स फॉर द स्टूडेंट टू परस्यू हायर एजुकेशन। और आने वाले सालों में गवर्नमेंट ने एलिमेंट्री पे तो फोकस कर ही लिया ना, वो तो फ्री कर दिया है। आने वाले सालों में गवर्नमेंट ये जो कॉलेज लेवल की एजुकेशन है उनके लिए भी स्कॉलरशिप और स्कीम्स निकाल रही है। साथ ही के साथ में जो बच्चे हायर एजुकेशन परस्यू करना चाहते हैं उनके लिए लोन फैसिलिटी, ईजी लोन फैसिलिटी भी आज के समय पे स्टूडेंट लोन्स जो है वो बच्चों को मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट का रोल चल रहा है अभी तक एजुकेशन सेक्टर में। ठीक है, तो ये काफ़ी बातें अभी पढ़ने वाली थी, थियोरेटिकल था। तो अब आगे चलते हैं हम, एजुकेशनल अचीवमेंट इन इंडिया, कैसी अचीवमेंट रही है हमारी एजुकेशन सेक्टर में, तो वो टेबल 5.2 से आपको पता चल जाएगी। ये टेबल 5.2 आप चेक कर सकते हो, आप देख सकते हो जो इंक्रीज हुआ है, कितना इंक्रीज हुआ है, ये इस टेबल को आप स्टडी कर लीजिए। ठीक है, हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, और ये हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, दैट इज एजुकेशन फॉर ऑल स्टिल अ डिस्टेंट ड्रीम। इवन दो हमने एजुकेशन सेक्टर पे खर्चा करना शुरू कर दिया है, एलिमेंट्री एजुकेशन फ्री कर दिया है, तब भी ऐसा कहना कि एजुकेशन सभी के अवेलेबल होगी, ये अभी दूर का सपना है। क्यों कह रहे हैं हम कि बड़ा दूर का सपना है एजुकेशन फॉर ऑल हमारी कंट्री में? तो देखो, इवन दो हमारे लिटरेसी रेट जो है इंक्रीज हुआ है बॉयज़ गर्ल्स दोनों का। लिटरेसी रेट मतलब जितने परसेंटेज ऑफ लोग लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, ठीक है, वो हमारे यहाँ डेफिनेटली इंक्रीज़ हुआ है। लिटरेसी रेट हमारा इंक्रीज़ हुआ है, कितने लोग लिख पा रहे हैं कोई भी लैंग्वेज, ठीक है, इंग्लिश हो, हिंदी हो, पंजाबी हो, बंगाली हो, कोई भी लैंग्वेज, वो पर्टिकुलर लैंग्वेज लिख भी सकते हैं उस लैंग्वेज को और उसे देख के पढ़ भी सकते हैं। लिटरेसी रेट जो है हमारा डेफिनेटली इंक्रीज़ हुआ है, बट अभी भी अगर हम इलिटरेसी लेवल देखें, आपको जैसे पता हमारी पॉपुलेशन कितनी बढ़ गई है, तो बट अगर इलिटरेसी रेट देखें तो वो अभी भी उस लेवल का है जो हमारे यहाँ आज़ादी के दौरान होता था। जो आज़ादी के टाइम पे जिस लेवल का इलिटरेसी हमारी कंट्री में थी, अभी भी गाइस वैसी ही हमारी कंट्री में इलिटरेसी मौजूद है। ठीक है, अब हमारी जब आज़ादी हुई, कॉन्स्टिट्यूशन लिखी गई, तो उसमें हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लीडर्स ने उन्होंने डीपीएसपी में क्या मेंशन करा था? डीपीएसपी क्या होता है? वो बातें, रूल्स, रेगुलेशन जो गवर्नमेंट को फॉलो करनी चाहिए, ठीक है, एक तरीके के इंस्ट्रक्शंस होते हैं। तो उसमें लिखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने के 10 साल बाद तक, कॉन्स्टिट्यूशन कब लागू हुई थी? यहाँ देखो, इसके अंदर 10 साल प्लस कर लो। तो डीपीएसपी में लिखा था कि भैया ये जो फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करनी है ना सभी को, ये कम से कम एजुकेशन के लागू होने के 10 साल बाद तक हो जाना चाहिए। बट 10 साल बाद हो गया था क्या? नहीं हुआ 2009 में। बट अगर ये लागू हो गया होता तो हमने 100% बोलेंगे, यानी कि सेंट परसेंटेज, यानी कि हम 100% लिटरेसी रेट अचीव कर चुके होते अगर तभी ये बेसिक एलिमेंट्री एजुकेशन फ्री हो गई होती। तो समझ रहे हो। अब आगे पढ़ते हैं हम। जेंडर इक्विटी की बात करें तो वो पहले से अच्छी है, यानी कि ऐसा नहीं है कि जो गर्ल्स एजुकेशन पे भी आज के समय पे ध्यान दिया जा रहा है। द डिफरेंसेस इन लिटरेसी रेट बिटवीन मेल एंड फीमेल्स आर नैरोइंग, यानी कि आजकल फीमेल्स को भी एजुकेशन मिल रही है, और ये एक बहुत ही पॉजिटिव है हमारी सोसाइटी के लिए कि लड़कियों को भी, गर्ल चाइल्ड को भी एजुकेशन मिल रही है। क्योंकि लड़कियों को, वुमेन को एजुकेशन देना सिर्फ उनकी हेल्प नहीं करेगा, साथ ही के साथ में और भी बहुत तरीकों से हेल्प करता है। जैसे वुमेन का सोशल स्टेटस सोसाइटी में इंक्रीज होगा, वुमेन जो है वो फिर चाइल्ड की और उनका जो डेवलपमेंट है, उनके हेल्थ का ध्यान रखना, वो सब भी अच्छा होगा। वुमेन होंगी, उन्हें नॉलेज होगी किस तरीके से जो है बच्चे का भी ख्याल रखना है, किस तरीके से अपने हेल्थ का भी ख्याल रखना है, और आगे डेवलपमेंट के लिए वुमेन जितने एजुकेटेड होगी, जितना वुमेन को भी चॉइसेस मिलेंगी इक्वल, जितना उन्हें एजुकेशन मिलेगा उतना अच्छा होगा। बट हम इससे ये जो अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है ना कि हाँ हमारे यहाँ बेटियों को भी पढ़ाया जा रहा है और लड़कियों का भी एजुकेशन रेट ग्रो हो रहा है, तो हमें इससे अभी बिल्कुल ऐसे खुश होकर चुप नहीं हो जाना है कि नहीं, अभी भी गाइस हमें 100% एडल्ट लिटरेसी रेट को अचीव करने के लिए बहुत मेहनत करनी है। ये यहाँ बुक में गिवन है। विद दिस गाइस आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब करते हैं एक बार चैप्टर को कंक्लूड। कंक्लूजन में ये बताया गया है ह्यूमन कैपिटल कितनी इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आ गया चैप्टर से, और ह्यूमन डेवलपमेंट कितना इंपॉर्टेंट है ये भी आपको इस चैप्टर से समझ में आ गया है। अब हमारी गवर्नमेंट
गवर्नमेंट को भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना चाहिए इस ह्यूमन कैपिटल को बढ़ावा देने के लिए, हमारी पॉपुलेशन को जो है एक ह्यूमन कैपिटल में तब्दील करने के लिए। हमारे पास रिसोर्सेज भी हैं गाइस, ठीक है, हमारे पास इतनी सारी रिसोर्सेज हैं, हमारे पास हमारी कंट्री इज़ रिच इन मिनरल्स ऑल्सो, हमारे यहाँ इतनी सारी मैन पावर है। तो हम अलग अलग तरीक़ों से अगर एजुकेशन और हेल्थ में इन्वेस्ट करेंगे, ह्यूमन कैपिटल फॉर्म करेंगे, तो डेफिनेटली उससे हमारी कंट्री का बहुत फ़ायदा होने वाला है। इससे ये चैप्टर को जो है वो कंक्लूड कर दिया गया। अब चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है, बट फिर भी एक बार ये देख लो, ऐसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो एक बार इसको स्टडी कर लेते हैं। कंक्लूजन भी देख लिया हमने, डन। एक बार ये देख लो, रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल कैसे हेल्प करेगी? प्रोडक्शन रेस करेगी, ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होंगे, ठीक है, इन हेल्दी लोग होंगे, प्रोडक्शन रेस करेंगे। चेंज इन इमोशनल एंड फिजिकल एनवायरनमेंट ऑफ ग्रोथ, इंप्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगी, हेल्दी लोग होंगे तो रेजेस लाइफ एक्सपेक्ट, हेल्दी होंगे, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, इनोवेटिव पढ़े लिखे लोग हैं, अलग अलग चीज़ों की नॉलेज उन्होंने ग्रैब करी है, स्किल उनकी जो है रिफाइन हो गई है, वो नई टेक्नोलॉजी लेकर आ सकते हैं। रेजेस सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी, आप एजुकेटेड हो तो आप जो है आप अवेयर हो सोसाइटी के लिए, आप अपने राइट्स के लिए भी लड़ सकते हो, आप किसी और की भी हेल्प कर सकते हो उनको इक्वालिटी सीख करवाने में। तो ये कुछ फ़ायदे हैं। प्रॉब्लम फेसिंग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, आज के समय पे ह्यूमन कैपिटल इतने अच्छे से क्यों फॉर्म नहीं हो पा रही है, क्या कठिनाइयाँ हैं? तो सबसे पहले पॉपुलेशन, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी गाइस उतना ज़्यादा गवर्नमेंट जो खर्चा कर रही होगी वो भी कम लगेगा एजुकेशन और हेल्थ पे। हाई रीजनल एंड जेंडर इनइक्वालिटी, ये पढ़ा ना भैया, किसी रीजन की स्टेट जो है ज़्यादा खर्चा कर रही है, कोई नहीं कर रही, तो फिर भैया ये तो इनइक्वालिटी हो जाएगी। हाँ, ब्रेन ड्रेन, नेक्स्ट हुआ ब्रेन ड्रेन। अब कई बार क्या होता है, ह्यूमन कैपिटल पे खर्चा कर दिया जाता है, बट ह्यूमन कैपिटल वो एजुकेटेड जो हमारी कंट्री की हो गई है वो दूसरी कंट्री में जाके जॉब करने लगते हैं। तो आपने कहा हमारे लिए तो ब्रेन ड्रेन है ना, इंडिया में रहते तो इंडिया में वो अच्छे अच्छे डेवलपमेंट लेकर आ सकते थे, और वो अब वो वहाँ चले गए हैं दूसरी कंट्री में। इनसफिशिएंट मैन पावर प्लानिंग, ठीक है, कभी कभी प्लानिंग अच्छे से नहीं होती है, कि प्लानिंग नहीं करी गई है कि एजुकेशन पे हमें ऐसा खर्चा करना चाहिए, हेल्थ पे हमें ऐसा खर्चा करना चाहिए। इन सब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए अच्छी प्लानिंग ना हो कंट्री लेवल पे तो भी नहीं बिल्ड होगी। ऑन द जॉब ट्रेनिंग इन एग्रीकल्चर में ऑन जॉब ट्रेनिंग देनी ज़रूरी है, कि फार्मर्स को सिखाया जाए कि किस तरीके से वो क्रॉप फैसिलिटी जो है उसकी यील्ड बढ़ा सकते हैं। यहाँ फार्मर्स को अगर ट्रेनिंग दिला दी जाएगी तो हमारे लिए और अच्छा होगा। हाई पॉवर्टी लेवल्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ह्यूमन कैपिटल क्यों नहीं फॉर्म हो पाते? क्योंकि गाइस पॉवर्टी लेवल बहुत ज़्यादा है, लोग गरीब हैं, एजुकेशन पे खर्चा कर नहीं पाते, हेल्थ पे खर्चा कर नहीं पाते हैं, तो वहाँ पे गवर्नमेंट का रोल होना चाहिए इंपॉर्टेंट, गवर्नमेंट प्रोवाइड करे। तो ये जो है ये क्वेश्चन आंसर फॉर्म के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको ये भी पढ़ा दिया है। अब हो गया गाइज हमारा चैप्टर ना फुली कंप्लीट, ठीक है। तो अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक। ऐसी बाकी चैप्टर्स पढ़ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन है, इंस्टाग्राम आईडी लिंक गिवन है, बढ़िया तरीके के शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। इंस्टा नहीं यूज़ करते, पिंड कॉमेंट चेक कर लो, कोई क्वेरीज है पूछ लो। मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।